अध्याय 301 आश्वस्त। अनुवादक 54,96,90,339। हुआई भी हैरान रह गई। उसने स्वयं अनुभव किया था कि काले वस्त्रधारी जिन्यू पुरुष कितना भयानक था। उससे लड़ना उसके बस की बात नहीं थी। किसी जानलेवा हमले से बच पाना भी असाधारण प्रतिभा का प्रमाण था। लेकिन अब लू मिंग ने एक ही झटके में गोल्डन मून के काले वस्त्रधारी व्यक्ति को हवा में उड़ा दिया। उस पर इसका प्रभाव बहुत जोरदार था। लू मिंग को दूसरों की परवाह नहीं थी। एक ही झटके में उसने सुनहरे चांद के काले वस्त्रधारी व्यक्ति को हवा में उड़ा दिया और फिर एक कदम आगे बढ़कर उसकी ओर दौड़ पड़ा। उसी समय उसने अपनी हथेली से प्रहार किया। धमाका! आकाश में एक विशालकाय राक्षस की हथेली जिन्यू की ओर तेजी से गिरी। जिन्यू दहाड़ उठी और विरोध करने की कोशिश की, लेकिन यह व्यर्थ था। वह उस जानवर की हथेली के नीचे दब गई और उसका शरीर तेजी से नीचे गिर गया। इस समय तक लू मिंग वहां पहुंच चुका था। वायु और अग्नि की शक्ति से युक्त लंबे भाले ने जिन्यू के काले वस्त्रधारी व्यक्ति के हृदय को भेद दिया। मरने से पहले सुनहरे चंद्रमा के काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने एक हताश दहाड़ मारी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि लू मिंग इतना शक्तिशाली होगा। क्या उसे मिली खबर द 6 हीरोज ऑफ द स्कॉर्चिंग सन के बराबर शक्तिशाली नहीं थी। हालांकि क्यू चांदकोन के अलावा झुलसा देने वाले सूरज के 6 नायकों में से अधिकांश मार्शल आर्ट ग्रैंडमास्टर स्तर के केवल 5वें चरण के शिखर पर थे। वह मार्शल आर्ट ग्रैंडमास्टर स्तर के केवल 6ठे चरण में था, लेकिन लू मिंग ने उसे इतनी आसानी से मार डाला। क्या चिलचिलाती धूप के उन 6 नायकों की युद्ध क्षमता अभी भी इतनी ही थी? क्या ये क्लाउड सम्राट रैंकिंग में मौजूद प्रतिभाओं के लगभग बराबर शक्तिशाली नहीं था? मरने से पहले जिन्यू का यही आखिरी विचार था। वो अनिच्छा और संदेह से भरी हुई थी। निगलना। गोल्डन मून के काले वस्त्रधारी व्यक्ति को मारने के बाद लू मिंग ने 9 ड्रैगन वंश को नियंत्रित करके गोल्डन मून के काले वस्त्रधारी व्यक्ति के रक्तसार को ग्रहण कर लिया। 9 ड्रैगनों की वंशजों ने रक्तसार को उन्मादपूर्वक परिष्कृत करना शुरू कर दिया। लू मिंग के शरीर पर 9 लाल मेरिडियन चक्र चमके और गायब हो गए। वे इतनी तेजी से हुए कि किसी ने उन्हें देखा तक नहीं। बिल्कुल सही, 9 लाल चक्र। इससे पहले उसने यून सम्राट महल के खंडहरों में 6ठे दर्जे के 4थे स्तर के राक्षसी पशु के रक्तसार के 9 अंश प्राप्त किए थे। ये 6ठे दर्जे के मार्शल ग्रैंडमास्टर के समकक्ष था। कुछ समय पहले शाही राजधानी में लू मिंग ने उन सभी को परिष्कृत किया और उन्हें पूरी तरह से रक्त ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। रक्तसार के 9 अंश जो 6ठे स्तर के मार्शल पूर्वज क्षेत्र के समकक्ष थे, ये कितना भयानक था। ये सीधे 9 ड्रैगन रक्तवंश को साधारण स्तर 9 तक पहुंचा देगा और अगला कदम राजा स्तर का रक्तवंश होगा। हालांकि नश्वर वर्ग से राजा वर्ग तक पहुंचना बेहद मुश्किल था। भला इसके लिए कितनी रक्त शक्ति की आवश्यकता होती, ये कौन जानता था। भन भन। जैसे ही लू मिंग ने रक्तसार को परिष्कृत किया, वो अन्य दिशाओं में आगे बढ़ा। उस दिशा में द्वितीय दान मार्शल पूर्वज स्तर का एक हत्यारा एक युवक से लड़ रहा था। वह युवक तारा समूह हॉल का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। इस समय वह खतरे से घिरा हुआ था और किसी भी क्षण अपनी जान गंवा सकता था। वूश! लू मिंग ने दौड़कर हमलावर पर अपने भाले से वार किया। हमलावर के पास विरोध करने की ताकत भी नहीं बची थी और वह मारा गया। उसके रक्त का सार 9 ड्रैगन वंश द्वारा सोख लिया गया। इसी दौरान अन्य स्थानों से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। सुनहरी आंखों वाला रक्तरक्त शव अजेय था। उसका शरीर झिलमिला उठा और एक हत्यारा टुकड़े टुकड़े हो गया। महज थोड़े समय में 7 हत्यारे सुनहरी आंखों वाले खून के प्यासे जोबी के हाथों मारे गए। जिया नियानकिंग भी ज्यादा दूर नहीं थी। उसने हाथ के एक इशारे से ही हमला कर दिया और हत्यारा खुद को रोक नहीं पाया और उसका सिर रहस्यमय तरीके से धड़ से अलग हो गया। उसके हाथों 4 लोगों की मौत भी हुई थी। पीछे हटो, दुश्मन बहुत ताकतवर है। ये हमें मिली जानकारी से मेल नहीं खाता। बाकी बचे लगभग 10 हत्यारे घबराकर चिल्लाने लगे और पीछे हटना चाहते थे। तुम कहां जा रहे हो? मार डालो! सेना में दहशत फैल गई। असंख्य सैनिक दौड़े और लगभग 1 दर्जन हत्यारों को घेर लिया। जब तुम आ ही गए हो तो जाने के बारे में सोचना भी मत। लू मिंग आकाश में बहुत ऊपर तैर रहा था। उसकी हत्या करने की मंशा उग्र रूप से उमड़ रही थी। तब वूश वूश! लू मिंग ने हाथ हिलाया और एक के बाद एक भाले बनने लगे। हवा और आग की शक्तियां प्रत्येक भाले पर केंद्रित होकर एक ज्वलंत प्रकाश में परिवर्तित हो गई और भागते हुए हत्यारों की ओर बढ़ने लगी। आ लगातार चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। इसे रोकना नामुमकिन था।
बचे हुए हत्यारों में से सबसे ताकतवर हत्यारा भी मार्शल आर्ट के ग्रैंडमास्टर स्तर के तीसरे पायदान पर ही था। चाहे वे कोई भी तरीका अपनाते, वह बेकार था। लू मिंग के लंबे भाले ने उन्हें भेद दिया और जमीन पर गाड़ दिया। पलक झपकते ही शेष बचे लगभग 1 दर्जन हत्यारे भी मारे गए। 20,000 सैनिकों से सुसज्जित सेना और युवा विशेषज्ञ सभी शांत हो गए। फिर वे धरती को हिला देने वाली गर्जना के साथ फूट पड़े। सेनापति अजय है, सेनापति अजय है। 20,000 सैनिकों की विशाल सेना की दहाड़े रात के सन्नाटे में विशेष रूप से तेज थी। राक्षसी जानवर इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने आवाज निकालने की हिम्मत ही नहीं की। इस समय 20,000 की सेना लू मिंग की शक्ति से पूरी तरह आश्वस्त हो चुकी थी। लू मिंग की दिव्य शक्ति ने उन्हें पराजित कर दिया था। दूसरी ओर हुआइंग ने लू मिंग को मिली जुली भावनाओं से देखा। उसने दांत पीसते हुए लू मिंग की ओर छलांग लगाई। उसी समय गाओ ली और ग्रेट सन प्रीफेक्चर में साधना कर रहे शेष युवक लू मिंग की ओर उड़ गए। लू मिंग ने उन तीनों को हैरानी से देखा। भाई त्यानयुन, नहीं जनरल, मैंने पहले आपको नाराज करके बहुत बड़ी गलती की थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप पुरानी बातों को भुलाकर मेरी जान बचा लेंगे। अब से हुआइंग की जान आपकी है। चाहे तलवारों के पहाड़ पर चढ़ना हो या उबलते तेल के बर्तन में कूदना हो, हुआइंग आपके कहने पर कभी मना नहीं करेगी। जनरल, वरिष्ठ भाई हुआइंग की इच्छा ही मेरी भी इच्छा है। गाओ ली जनरल के वचनों का पालन मृत्यु तक करने की शपथ लेता है। मैं भी, गाओ ली और दूसरा युवक भी चिल्लाया। इस बार लू मिंग की क्षमता ने उन्हें पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया था और वे हैरान रह गए थे। लू मिंग की युद्ध शक्ति बहुत अधिक थी। अगर वह उन्हें मारना चाहता तो वह पलक झपकते ही ऐसा कर सकता था। इससे पहले उन्होंने लू मिंग को इसी तरह नाराज किया था। वे इस बात को सोचकर ही डर गए थे। इसके अलावा लू मिंग की साधना केवल द्वितीय स्तर के मार्शल आर्ट ग्रैंडमास्टर स्तर पर थी। इतनी युद्ध शक्ति का होना उनके लिए अविश्वसनीय था। वे समझ गए थे कि उनके और लू मिंग के बीच का अंतर बहुत अधिक था। वे अपने जीवनकाल में कभी भी उनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। वे लू मिंग की क्षमताओं को लेकर आश्वस्त थे। इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। चूंकि मैं इस सेना का जनरल हूं, इसलिए इस सेना में रहते हुए आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करना मेरा कर्तव्य है। लू मिंग ने उन पर सरसरी नजर डाली और गहरी आवाज में कहा, मैं जनरल की उदारता का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। हुआइंग ने आह भरी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, हमने कितने लोगों को खोया है। लू मिंग ने हाथ हिलाकर निर्देश दिया। हाँ, हुआइंग ने झट से अपनी मुठियां बांधी और जांच करने के लिए पीछे मुड़ी। कुछ देर बाद नतीजा सामने आ गया। 11 युवा मार्शल ग्रैंडमास्टर्स की मृत्यु हो चुकी थी और एक दान मार्शल पूर्वज क्षेत्र के 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। यह एक बहुत बड़ी क्षति थी। ये जानना जरूरी था कि ये सभी प्रतिभावान लोग थे जिन्हें शाही परिवार ने गुप्त रूप से पोषित किया था। वे शाही परिवार के भावी स्तंभ थे, लेकिन अब वे सब मर चुके थे। बाकी लोगों में से अधिकतर घायल हो गए थे। द डार्क मून एम्पायर, लू मिंग ने बुदबुदाते हुए कहा। उसकी आंखों में हत्या का इरादा झलक रहा था। साथ ही उसने अपनी सतर्कता भी बढ़ा दी। डार्क मून साम्राज्य अपने हत्यारों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। सम्राट युन के शासनकाल के 36 राज्यों में डार्क मून साम्राज्य के हत्यारे बहुत प्रसिद्ध थे। अंधेरे में घात लगाकर बैठे ये हत्यारे लोगों को भय से कांपने और सिरदर्द पैदा करने में सक्षम थे। इसके बाद लू मिंग ने गश्ती दल की संख्या बढ़ा दी और आसपास के इलाकों में गश्त करने के लिए सुनहरी आंखों वाले खून के ज़ोंबी भेजे। क्योंकि सुनहरी आंखों वाले रक्तलाश को थकान का एहसास नहीं होता था, इसलिए आसपास के इलाकों में गश्त लगाने के लिए वह एकदम उपयुक्त था। लू मिंग रक्तसार को परिष्कृत करने के लिए तंबू में लौट आया। अभी अभी लू मिंग को हत्यारों के रक्त का सार ग्रहण करने का अवसर मिला था। उन 20 लोगों में से केवल कुछ ही महान मार्शल मास्टर स्तर पर थे। बाकी सभी प्रथम मार्शल पूर्वज स्तर और उससे ऊपर के थे। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति छठे मार्शल पूर्वज स्तर पर था। एकत्रित हुए इन लोगों के रक्त का सार विशाल था। हालांकि 9 ड्रैगन वंश के 9वें स्तर पर पहुंचने के बाद शोधन की गति में काफी वृद्धि हुई। जल्द ही उसके द्वारा ग्रहण किया गया सारा रक्त सार परिष्कृत होकर 9 ड्रैगन वंश के लिए पोषण में परिवर्तित हो गया। हालांकि वो अभी भी साधारण वर्ग के 9वें स्तर पर था और राजा वर्ग में पदोन्नत नहीं हुआ था। उस रात बहुत शांति थी। अगली सुबह सेना रवाना हुई और अपनी यात्रा जारी रखी। अगले 4 दिनों तक लू मिंग ने प्रतिदिन अपनी सतर्कता बढ़ा दी। हालांकि डार्क मून साम्राज्य से कोई हत्यारा नहीं आया। बहुत जल्द वे मुनव्यू शहर पहुंच जाएंगे। मिंग शहर के तीनों भाई बहनों के अनुसार उन्हें मुनव्यू शहर पहुंचने में केवल कुछ ही घंटे लगेंगे।
बूम बूम बूम, अचानक धरती कांप उठी और हिलने लगी। क्या चल रहा है? बगल में मिंग फैंग के चेहरे के भाव बदल गए। बहुत सारे घुड़सवार घोड़े दौड़ा रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनकी संख्या बहुत अधिक है। हुआइंग ने भौहें चढ़ाईं। हुआइंग सैन्य रणनीति में पारंगत थी और युद्ध के मैदान में उनका निर्णय बहुत सटीक होता था। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पिता ने हमें लेने के लिए किसी को भेजा हो? मिंग फैंग बेहद खुश था। असंभव। आवाज से तो लग रहा है कि कम से कम 5,000 सैनिक हैं। इस स्थिति में वे इतने सारे लोगों को हमें लेने कैसे भेज सकते हैं? हुआइंग ने खंडन किया। रुकना। लू मिंग ने हाथ हिलाया और सेना रुक गई। इसके बाद लू मिंग हवा में ऊपर उठा और आगे देखने के लिए एक काले बादल में छिप गया। कुछ मील आगे पहाड़ी रास्ते पर लोगों की एक लंबी कतार दौड़ रही थी। उनमें से हर कोई एक विशालकाय भेड़िए पर सवार था। सरसरी नजर से देखने पर यकीनन 5,000 से ज्यादा लोग थे, शायद 10,000 के करीब भी। एक झंडे पर एक तरफ अमावस्या और दूसरी तरफ भेड़िया की कड़ाई की गई थी। अंधेरे चंद्रमा साम्राज्य की महान सेना। लू मिंग के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया। फिर वह नीचे उतरा और उसने जो देखा था उसका वर्णन किया। क्या डार्क मून साम्राज्य की सेना यहाँ कैसे प्रकट हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि मूनव्यू शहर में पहले ही सेंध लग चुकी हो? मिंग फैंग ने हैरानी से कहा। पिता, मिंगजू की आवाज चिंता से कांप रही थी। मुझे ऐसा नहीं लगता। सैनिकों की संख्या और मार्च की दिशा को देखते हुए ऐसा लगता है कि वे मूनव्यू शहर पर हमला करने के लिए रास्ता बदलेंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शहर में भीषण युद्ध छिड़ जाएगा। ऐसे में जब ये सेना पहुंचेगी तो मूनव्यू सेना पर आगे और पीछे दोनों तरफ से हमला होगा। हुआयंग ने विश्लेषण किया। लू मिंग का हुआयंग को देखने का नजरिया बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि हुआयंग का सैन्य युद्ध का विश्लेषण इतना अच्छा होगा। चलो अपनी आवाज धीमी करके चुपके से आगे बढ़ते हैं। हम सामने घात लगाकर बैठेंगे और इस सेना का सफाया कर देंगे। लू मिंग ने हाथ हिलाकर आदेश दिया। तुरंत ही 20,000 सैनिकों की मजबूत सेना घोड़ों से उतर गई और उन्हें आगे ले जाकर 2 लीग दूर एक पहाड़ी पर घात लगाकर हमला करने की योजना बनाई। पहाड़ी खरपतवारों और छोटे पेड़ों से ढकी हुई थी और ऊर्जा की ऊंचाई 2 मीटर थी। लोग और घोड़े इसे बिल्कुल भी नहीं देख सकते थे। पहाड़ी के निचले हिस्से में एक थोड़ा समतल पहाड़ी रास्ता था। जब तक लू मिंग और बाकी लोग अच्छी तरह से छिप गए, तब तक डार्क मून साम्राज्य की सेना पहले ही नजदीक आ रही थी। ओह आह! भेड़ियों के दहाड़ने की आवाज गूंजी और धरती कांप उठी जब सेना घोड़ों पर सवार होकर गुजरी। प्रत्येक सैनिक लंबा और हट्टा कट्टा था। उन्होंने लोहे का कवच पहन रखा था और उनके पास धनुष और एक बड़ी तलवार थी। उनके नीचे 2 मीटर ऊंचे काले भेड़िए थे। वे लगातार दहाड़ रहे थे और उनसे एक भयानक आभा निकल रही थी। ये यन्यू साम्राज्य के प्रसिद्ध ग्रे वुल्फ कोर है। हुआयंग के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया। लू मिंग के चेहरे के भाव बदल गए। उसने डार्क मून साम्राज्य की ग्रे वुल्फ सेना के बारे में सुना था। डार्क मून साम्राज्य की अधिकांश भूमि विशाल घास के मैदानों और ऊंचे पठारों से बनी थी, जिन पर अनगिनत राक्षसी जानवर पैदा हुए थे। इसलिए डार्क मून साम्राज्य के घुड़सवार सैनिक बहुत प्रसिद्ध थे। वाहन के प्रकार के आधार पर इसे कई टुकड़ियों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि ग्रे वुल्फ लीजन, ब्लड मून डेमोनिक टाइगर लीजन इत्यादि। वे बेहद शक्तिशाली थे। बूम बूम बूम, भेड़ियों की दहाड़ों के साथ ग्रे वुल्फ आर्मी की अग्रिम टुकड़ियां नीचे पहाड़ी सड़क से होकर आगे बढ़ी। लू मिंग ने कोई हरकत नहीं की। अभी सही समय नहीं था और लोगों के गुजर जाने के बाद ही हरकत करना बेहतर होगा। बहुत ही कम समय में ग्रे वुल्फ सेना के आधे से अधिक सैनिक आगे बढ़ चुके थे। मारना! इसी क्षण लू मिंग चिल्ला उठा। वो सबसे पहले नीचे की ओर दौड़ा। मारना! मारना! 20,000 सैनिकों की विशाल सेना अपने हरे रंग के घोड़ों पर सवार होकर पहाड़ की ढलान से नीचे उतरते हुए दहाड़ती हुई आगे बढ़ी। अच्छा नहीं हुआ। दुश्मन का हमला। भूरे भेड़ियों की सेना दहाड़ उठी। मारना! लू मिंग चिल्लाया और पलक झपकते ही पहाड़ी से नीचे दौड़ पड़ा। उसने सैकड़ों मीटर लंबा एक विशाल भाला बनाया और उसे घुमा दिया। बैंग बैंग! पलक झपकते ही लू मिंग के भाले से दर्जनों राख रंग के वुल्फ घुड़सवार सैनिक अपने धातु के कवच और घोड़ों सहित नष्ट हो गए। खून, मांस और हड्डियां चारों ओर बिखर गईं। यहां तक कि धातु का कवच भी टुकड़ों में बिखर गया और चारों दिशाओं में फैल गया, जिससे ग्रे वुल्फ सेना के अन्य सैनिकों के कवच में छेद हो गया और वे मारे गए। लू मिंग ने एक ही गोली से 50 से अधिक बख्तरबंद सैनिकों को मार गिराया था। मारना! लू मिंग ने एक बार फिर अपना भाला चलाया और लगभग 50 और सैनिक मारे गए।
निगलना। लू मिंग 9 ड्रैगनों की रक्तरेखा को नियंत्रित करता था। उसकी बाईं हथेली एक भंवर की तरह थी, जिससे एक शक्तिशाली भस्म करने वाली शक्ति निकल रही थी। लू मिंग ने सारी रक्त शक्ति को भस्म कर लिया। हालांकि इनमें से अधिकतर सार्जेंट योद्धा स्तर के थे और कुछ ही मास्टर स्तर के थे, और उनमें से केवल कुछ ही ग्रैंड मास्टर थे। फिर भी उनकी संख्या बहुत थी। लू मिंग उन्हें जाने नहीं देगा। उसमें राख के भेड़िए का रक्त सार भी मौजूद था। हो लू मिंग ने रक्त के सार की सभी बूंदों को ग्रहण कर लिया और वो उन्हें पागलों की तरह परिष्कृत कर रहा था। मारना। इसी समय पहाड़ी पर मौजूद सेना भी वहां पहुंच गई थी। उन्होंने राख के रंग की भेड़िया सेना को कई टुकड़ों में काट दिया और उन्हें अलग अलग घेर लिया। वहां अराजक युद्ध का माहौल था। धिक्कार है, मर जा। शक्तिशाली आभा से लैस लोहे के कवच में सजे 1 दर्जन से अधिक जनरल हवा में उठे और लू मिंग और बाकी लोगों की ओर दौड़ पड़े। स्पष्टतः ये इस सेना के युद्धकला के महारथी थे। अच्छा। लू मिंग तेजी से आगे बढ़ा और हुआ यंग और अन्य शक्तिशाली मार्शल ग्रैंडमास्टर भी उससे मिलने गए। लू मिंग की नज़र पहली ही नज़र में 5वें स्तर के मार्शल आर्ट्स ग्रैंडमास्टर पर पड़ गई थी। यह व्यक्ति इस सेना का सबसे मजबूत व्यक्ति होना चाहिए। टकराना। लू मिंग ने अपना भाला घुमाया और सेनापति का कवच चकनाचूर हो गया। उसने खून की उल्टी की और पीछे की ओर जा गिरा। यह व्यक्ति बहुत ताकतवर है, मैं इससे लड़ नहीं सकता। जनरल इतना भयभीत हो गया कि मानो उसकी जान निकल ही गई हो। वह मुड़ा और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अगले ही पल छी, एक लंबे भाले ने उसके दिल को भेद दिया और उसकी मौत हो गई। लू मिंग ने अपने रक्त का सार ग्रहण किया और दूसरों को मारने के लिए मुड़ गया। उन दर्जन भर शक्तिशाली मार्शल आर्ट मास्टर्स को मारना उनके लिए काफी नहीं था। उन्हें उन सभी को मारने में ज्यादा समय नहीं लगा। इसके बाद उन्होंने राख रंग की भेड़ियों की घुड़सवार सेना पर हमला कर दिया। राख भेड़ियों की घुड़सवार सेना की शुरुआती संख्या लगभग 10,000 थी। इसके अलावा लू मिंग के समूह ने उन पर घात लगाकर हमला किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनका पलड़ा भारी था। जब लू मिंग और अन्य मार्शल आर्ट के महागुरु युद्ध में शामिल हुए तो लड़ाई और भी एक तरफा हो गई। 1 घंटे बाद लड़ाई समाप्त हो गई। 10,000 से अधिक ग्रे वुल्फ घुड़सवार सैनिक मारे गए थे। उनके शव जंगल में बिखरे पड़े थे। हताहतों की संख्या की गणना करो, लू मिंग ने निर्देश दिया। वो रक्तसार को परिष्कृत करते हुए प्रतीक्षा करता रहा। कुछ ही समय बाद उसका शरीर रक्त लाल प्रकाश से चमक उठा क्योंकि उसके रक्त का सार पूरी तरह से शुद्ध हो गया था। मेरी अभी तक कोई तरक्की नहीं हुई है, लू मिंग ने मन ही मन आह भरी। इस समय तक हताहतों की संख्या की सूचना मिल चुकी थी। इस युद्ध में 2009 लोग मारे गए और कई हजार लोग घायल हुए। इस संख्या को देखकर लू मिंग का दिल कांप उठा। लू मिंग को यह उम्मीद नहीं थी कि युद्ध में इतने सारे लोग मारे जाएंगे। ऐश वुल्फ घुड़सवार सेना बहुत मजबूत है, एक तरफ खड़ी हुआएंग ने आह भरी। इस युद्ध में उन्होंने अचानक हमला किया था और उनकी संख्या दोगुनी थी। मार्शल आर्ट के महाशास्त्रियों की मदद के बावजूद उन्हें 2000 से अधिक सैनिकों का नुकसान उठाना पड़ा। इससे स्पष्ट हो गया कि ग्रे वुल्फ घुड़सवार सेना कितनी शक्तिशाली थी। यदि आमने सामने की लड़ाई होती तो लू मिंग द्वारा साथ लाए गए शाही परिवार के कुलीन लोग उसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाते। इसका मुख्य कारण उनके वाहन है। भेड़ियों की खाल लोहे जितनी सख्त होती है और वे बेहद खूंखार होते हैं। वे हवा की तरह दौड़ सकते हैं और हरे रंग के शल्क वाले घोड़े उनके सामने कुछ भी नहीं है। इस युद्ध में मारे गए कई सैनिकों को भेड़ियों ने नोच नोच कर मार डाला था। हुआएंग ने समझाया। उनके भेड़ियों का क्या हुआ? हमने कितने भेड़ियों को पकड़ा है? लू मिंग ने पूछा। ज्यादा नहीं। इन भेड़ियों को डार्क मून साम्राज्य ने एक गुप्त तकनीक से लंबे समय से वश में कर रखा है। ये बिल्कुल भी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, बल्कि आखिरी दम तक लड़ेंगे। हम बड़ी मुश्किल से 100 भेड़ियों को पकड़ पाए हैं, लेकिन हम उनका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, हुआएंग ने समझाया। लू मिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी। चल दर। कुछ ही देर बाद लू मिंग ने सेना का नेतृत्व किया और अपनी यात्रा जारी रखी। सोचने लायक कुछ खास नहीं था। लू मिंग को विश्वास नहीं था कि डार्क मून साम्राज्य की सेना ऐश वुल्फ सेना जितनी कुलीन थी। अगर वे सभी इसी तरह के कुलीन होते तो जलते सूरज का साम्राज्य बहुत पहले ही नष्ट हो गया होता। इस तरह की विशिष्ट सेना की संख्या इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए। सेना रवाना हुई और मूनव्यू शहर की ओर तेजी से बढ़ी। इस समय मूनव्यू शहर में एक भीषण युद्ध चल रहा होगा, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द सहायता प्रदान करने के लिए वहां पहुंचना चाहिए। उनका अनुमान गलत नहीं था। मूनव्यू शहर में वाकई भयंकर युद्ध चल रहा था। मारना। मूनव्यू शहर के उत्तर में एक विशाल घास का मैदान था।
उस घास के मैदान में दो सेनाएं भीषण युद्ध में लगी हुई थीं। एक तरफ पर्वतीय आक्रमण को दबाने वाली सेना थी, जिसमें कुल 80,000 लोग थे। वे सभी घुड़सवार थे और उनकी शक्ति पर्वत के समान ही विशाल थी। दूसरी ओर यन्युए सेना थी, जिसमें केवल 50,000 लोग थे। हालांकि इन 50,000 लोगों में से एक सेना ऐसी थी जो विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करने वाली थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रत्येक घुड़सवार सैनिक ब्लडमून नामक राक्षसी बाघ पर सवार था। ये डार्कमून साम्राज्य की ब्लडमून राक्षसी टाइगर लीजन थी, जो ग्रे वुल्फ लीजन से भी अधिक शक्तिशाली थी। इस ब्लडमून राक्षसी टाइगर लीजन में कुल 10,000 लोग थे। डार्कमून साम्राज्य की 10,000 खूनी चंद्र राक्षसी बाघ सेना अग्रिम पंक्ति में अन्य 40,000 साधारण घुड़सवारों के साथ असीम मैदान में पर्वतीय दमनकारी सेना के 80,000 सैनिकों के साथ एक भीषण युद्ध में लगी हुई थी। लाखों की संख्या में लोहे के घुड़सवार सैनिक घास के मैदान पर सरपट दौड़े, जिससे जमीन कांप उठी। एक शक्तिशाली और भयावह आभा उत्पन्न हुई, जिससे हवा और बादल थरथरा उठे। आकाश में बादल फट गए और उड़ गए, जिससे उनका फिर से इकट्ठा होना मुश्किल हो गया। मारना। दो लोहे की जलधाराओं के टकराने से युद्ध की आवाजों से आकाश कांप उठा। पल भर में जानलेवा भावनाएं आसमान में उमड़ पड़ी और हर तरह की वास्तविक ऊर्जा बेकाबू होकर घूमने लगी। दर्दनाक चीखें गूंजने लगी, खून हवा में तैरने लगा और खून की दुर्गंध नाक पर हावी हो गई। क्लैंग क्लैंग, मैदानों में धातुओं के टकराने की आवाज गूंज उठी और कुछ ही क्षणों बाद इस्पात की दो सेनाएं लाशों का ढेर छोड़ते हुए आगे बढ़ गईं। दिशा बदलो, जल्दी करो। पर्वतीय सेना के सामने 50 वर्ष की आयु का एक हट्टा कट्टा आदमी चिल्लाया। वह हट्टा कट्टा था और उसके बाल और दाढ़ी पूरी तरह से खड़े थे। ये देखने में मिंग शहर जैसा ही लगता था। वो पर्वतीय सेना के सेनापति और 3 मिंग भाई बहनों के पिता मिंग मेंग थे। धड़ाम डोंग मिंग मेंग के नेतृत्व में 80,000 सैनिकों ने मैदानों में एक बड़ा चाप बनाया और तेजी से मुड़ गए। दूसरी ओर डार्कमून साम्राज्य की सेना ने भी अपने सेनापति के नेतृत्व में तुरंत पलटवार किया। दोनों सेनाएं एक बार फिर आमने सामने आ गईं। कवच भेदने वाला तीर, फायर। मिंग मेंग दहाड़ा। लगभग 80,000 घुड़सवारों ने अपने घोड़ों पर सवार होकर कवच भेदने वाले धनुष को नीचे उतारा और तीर चलाए। स्विश स्विश स्विश, यन्युए सेना की ओर कवच भेदने वाले तीरों की एक घनी लहर दागी गई। आग। डार्कमून साम्राज्य की ओर से भी भारी संख्या में तीर चलाए गए। कवच भेदने वाले तीर चलाने के बाद दोनों सेनाएं उन्माद में एक दूसरे की ओर दौड़ पड़ी। आहा, तीर गिरने लगे, लोग चीखने लगे और घोड़े हिनहिनाने लगे। लोग अपने घोड़ों से गिर पड़े और लोग मारे गए। ये कवच भेदने वाला तीर था। यह मोटे कवच को भी भेद सकता था और अत्यंत शक्तिशाली था। अगर किसी साधारण व्यक्ति को तीर लग जाए तो उसका पूरा शरीर फट जाएगा। एक ही समय में हजारों लोगों द्वारा तीर चलाने पर यहां तक कि एक मार्शल ग्रैंडमास्टर भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं करेगा। यदि वे सावधान नहीं रहे तो उनकी सुरक्षात्मक झेंची ऊर्जा घने कवच को भेदने वाले तीरों द्वारा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, जो उनकी रक्षा को भेद कर उन्हें मार डालेंगे। इसलिए एक साधारण मार्शल आर्ट ग्रैंडमास्टर इतनी विशाल सेना के सामने अजेय नहीं था। एक बार सेना युद्ध की रणनीति बना लेती थी तो किसी मार्शल ग्रैंडमास्टर को मारना असंभव नहीं था। इतिहास में ऐसी घटनाएं घटी थीं। कवच भेदने वाले तीरों की एक बौछार करने के बाद दोनों पक्ष फिर से भिड़ गए। सबसे पहले इसका खामियाजा दोनों पक्षों के जनरलों को भुगतना पड़ा। मारना। मिंग मेंग दहाड़ा। उसने 2 मीटर लंबी तलवार उठाए और वार किया। जैसे ही उसका वार दुश्मन सेनापति की ओर बढ़ा, ऐसा लगा मानो दुनिया 2 टुकड़ों में बंट गई हो। मिंग मेंग की साधना शक्ति मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र के 6ठे स्तर के शिखर पर पहुंच चुकी थी। वह सैकड़ों युद्धों में भाग ले चुका एक सेनापति था और उसकी युद्ध क्षमता अत्यंत प्रबल थी। हालांकि डार्कमून साम्राज्य के सेनापति की साधना उससे कमतर नहीं थी। वह भी 6ठे स्तर के मार्शल पूर्वज क्षेत्र के शिखर पर था। उसके हाथ में मौजूद भाले को लहराते ही अंतरिक्ष कांप उठा। क्लैंग। दोनों के बीच जोरदार प्रहार हुआ, जिससे एक शक्तिशाली तूफान उत्पन्न हुआ जिसने पास के घुड़सवार सैनिकों को अपनी चपेट में ले लिया और उन्हें सैकड़ों मीटर दूर फेंक दिया। हा, मिंग मेंग, आज मैं तुम्हारी यूए झेंग आर्मी को अवश्य नष्ट कर दूंगा और मूनव्यू शहर को पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। दुश्मन सेनापति हंस पड़ा। तुम तो यही बात रोज कहते हो, क्या इसका कोई फायदा है? मिंग मेंग ने ठंडी सांस ली। हालांकि उसके मन में एक बुरी आशंका थी। डार्कमून साम्राज्य की ग्रे वुल्फ सेना प्रकट नहीं हुई थी, जिससे मिंग मेंग चिंतित हो गया था। हालांकि ग्रे वुल्फ सेना में केवल 10,000 सैनिक थे,
लेकिन उनकी युद्ध क्षमता बहुत अधिक थी, वे लापरवाही नहीं बरत सकते थे। हालांकि उसने मूनव्यू शहर की रक्षा के लिए 20,000 सैनिक तैनात कर दिए थे, फिर भी वह आश्वस्त नहीं था। हा, दुश्मन सेनापति हंसा और मिंग मेन के साथ कुछ और चालें चली। लाखों सैनिकों ने धावा बोल दिया और अपने पीछे लाशों का ढेर छोड़ गए। गरज गरज, एक बाघ की दहाड़ गूंज उठी। डार्क मून साम्राज्य की 10,000 सैनिकों वाली ब्लड मून डेविल टाइगर सेना इतनी शक्तिशाली थी कि वे हर बार पर्वतीय सेना के गठन को चीर सकते थे। कुछ झड़पों के बाद पर्वतीय क्षेत्र को दबाने वाली सेना ने हजारों बख्तरबंद घुड़सवार सैनिकों को खो दिया था। मिंग मेन का दिल बुरी तरह दुख रहा था। पर्वतीय दमनकारी सेना एक शक्तिशाली सेना थी जिसे बनाने में उन्होंने अनगिनत प्रयास और दशकों का समय लगाया था। ये शाही परिवार की कुछ चुनिंदा शक्तिशाली सेनाओं में से एक थी। एक भी सेना खोना मिंग मेन के दिल को पीड़ा पहुंचा सकता था। मारना। मिंग मेन के बाल और दाढ़ी पूरी तरह से खड़े हो गए थे और वो शेर की तरह भयंकर दिख रहा था। बूम बूम बूम। इसी क्षण मूनव्यू शहर की दिशा से एक जोरदार गर्जना सुनाई दी। धरती कांप रही थी। मिंग मेन के चेहरे के भाव में जबरदस्त बदलाव आया। आखिरकार यह आ ही गया। दुश्मन सेनापति हंस पड़ा। ये तो ग्रे वुल्फ आर्मी है। तुमने ग्रे वुल्फ आर्मी को माउंट हान के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए कहा था ताकि तुम मूनव्यू शहर पर छुपकर हमला कर सको। दहाड़ते हुए मिंग मेन के चेहरे के भाव में बहुत बड़ा बदलाव आया। हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। आपके छोड़े हुए 20,000 सैनिक ग्रे वुल्फ आर्मी का मुकाबला कैसे कर पाएंगे? दुश्मन सेनापति हंस पड़ा। मिंग मेन का चेहरा बेहद गंभीर था। इस समय वह दुविधा में फंसा हुआ था। अगर वो सेना को वापस मदद के लिए ले जाता तो स्थानीय सेनाएं निश्चित रूप से उसका पीछा करती। तब तक ग्रे वुल्फ सेना आगे आकर दोनों तरफ से उस पर हमला कर देती। पर्वतीय सेना खतरे में पड़ जाती। लेकिन अगर वे वापस नहीं आए तो क्या मूनव्यू शहर राख भेड़ियों की सेना के हमले को रोक पाएगा? बूम बूम बूम। कंपन धीरे धीरे करीब आता जा रहा था। मिंग मेन का चेहरा और भी बदसूरत होता चला गया, जबकि डार्क मून साम्राज्य का महान सेनापति और भी खुलकर हंसने लगा। हाँ, आज तो मैं मूनव्यू शहर को पूरी तरह से तबाह कर दूंगा और फिर अपनी सेना के साथ धधकते सूरज के राज्य में घुस जाऊंगा। क्या चल रहा है? डार्क मून साम्राज्य का महान सेनापति घमंडी और बेफिक्र होकर हंसने लगा, लेकिन तुरंत ही उसका चेहरा बदल गया, क्योंकि उस सेना ने पूर्णिमा नगरी पर हमला नहीं किया, बल्कि इसके बजाय येन यू साम्राज्य की सेना की ओर धावा बोल दिया। धुएं और धूल के बीच से यह स्पष्ट था कि यह सेना भेड़ियों पर नहीं, बल्कि मजबूत हरे रंग के घोड़ों पर सवार थी। जलते सूरज के साम्राज्य की सेना, डार्क मून साम्राज्य के महान सेनापति की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। जलते सूरज के साम्राज्य की सेना यहाँ कैसे प्रकट हो गई? धूसर भेड़ियों की घुड़सवार सेना का क्या हुआ? वो कहाँ चली गई? यह नई सेना स्वाभाविक रूप से लू मिंग का समूह थी। मारना। लू मिंग ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया, एक हाथ में भाला पकड़े हुए और एक घातक आभा बिखेरते हुए। 18,000 सैनिक उनके ठीक पीछे पीछे चल रहे थे, मानो किसी तेज चाकू की तरह डार्क मून साम्राज्य की सेना की ओर वार कर रहे हों। मार डालो, पर्वत दमनकारी सेना के पुत्रों, मेरे साथ आओ और अंधकार में चंद्रमा साम्राज्य के उन कमीनों को मार डालो। मिंग मेन ऐसा मौका कैसे गवा सकता था? वो तुरंत दहाड़ा और उसकी आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। मारो, मारो, मारो। पर्वतीय सेना के सभी सैनिक दहाड़ते हुए मिंग मेन के पीछे पीछे यिन्युए सेना की ओर दौड़ पड़े। डार्क मून साम्राज्य का चेहरा बेहद भयावह हो गया और वे दहाड़ते हुए बोले, दुश्मन के पास ज्यादा लोग नहीं है, 20,000 से भी कम। हम सब कुलीन योद्धा हैं जिन्होंने सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी है। हम 10,000 लोग ही उन्हें रोकने के लिए काफी होंगे। तुरंत ही डार्क मून साम्राज्य ने लू मिंग की सेना पर हमला करने के लिए 10,000 घुड़सवारों को भेजा। याद रखना, उन्हें रोकना है। राख भेड़ियों की घुड़सवार सेना के आते ही हम उन सबको मार डालेंगे। डार्क मून के सेनापति ने दहाड़ लगाए। उनकी आवाज युद्धक्षेत्र में गूंज उठी और सैनिकों का हौसला बढ़ा दिया। हाँ, आप जिस एजियो वुल्फ घुड़सवार सेना की बात कर रहे थे, वे वही है ना? लू मिंग दिल खोलकर हंसा। हाथ हिलाते ही एक भंडारण अंगूठी बाहर निकली। उसके बाद भंडारण अंगूठी चमक उठी और भेड़ियों और मनुष्यों के सिर जमीन पर गिर पड़े। ये राख भेड़िए की घुड़सवार सेना के मुखिया है। इतने सारे, क्या ऐसा हो सकता है कि ग्रे वुल्फ घुड़सवार सेना के सभी सैनिक मारे गए हों? इसके तुरंत बाद डार्क मून साम्राज्य की सेना बेचैन हो गई। हमने ऐश वुल्फ घुड़सवार सेना के 10,000 सैनिकों को पहले ही मार गिराया है, उनसे ज्यादा उम्मीद मत रखो।
लू मिंग दहाड़ा और पूरी गति से अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर दौड़ा। असंभव। डार्क मून साम्राज्य के महान सेनापति ने दहाड़ मारी। उन्हें यह विश्वास करना कठिन लग रहा था कि 10,000 ग्रे वुल्फ घुड़सवार सैनिक यूं ही मारे गए थे। लू मिंग की बातों ने डार्क मून साम्राज्य की सेना में संदेह पैदा कर दिया। कुछ सैनिकों ने तो अपने हथियारों को पहले की तरह कसकर भी नहीं पकड़ा हुआ था। मारना। इस समय लू मिंग की 18,000 सैनिकों की सेना दुश्मन की 10,000 सैनिकों की सेना से भिड़ चुकी थी। जनता को झूठ से गुमराह करो, हत्या करो। दूसरी पार्टी का नेता मार्शल आर्ट के ग्रैंडमास्टर स्तर का 5वां सदस्य था और काफी हट्टा कट्टा था। चिल्लाते हुए उसने अपनी तलवार से लू मिंग पर वार किया। मरना। लू मिंग दहाड़ा और अपना लंबा भाला आगे बढ़ाया। तलवार की किरण चकनाचूर हो गई और भाला दूसरे पक्ष के गले को भेद गया। टकराना। भाले की चमक थम नहीं पाए। गायब होने से पहले इसने अपने पीछे मौजूद 1 दर्जन से अधिक लोगों को मार डाला। लू मिंग हरे रंग के घोड़े पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ा। उनके पीछे शी नियांकिंग, गोल्डन आइड ब्लड कॉप्स, हुआ यंग, गाओली और बाकी लोग करीब से उनका अनुसरण कर रहे थे, जो 18,000 सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। मारना। लू मिंग के नेतृत्व में धधकती सूरज की सेना की गति इंद्रधनुष की तरह थी। उन्होंने तुरंत दुश्मन की संरचना में एक बड़ा छेद कर दिया। डार्क मून साम्राज्य की 10,000 सैनिकों वाली सेना ऐश वुल्फ सेना जितनी शक्तिशाली नहीं थी। उनकी ताकत लू मिंग के नेतृत्व वाली सेना के बराबर थी। स्वाभाविक रूप से वे लू मिंग को रोक नहीं सकते थे। इसके अलावा डार्क मून साम्राज्य का मनोबल गिरा हुआ था और उनकी संख्या भी कम थी। वे सूर्य सेना का मुकाबला करने में बिल्कुल असमर्थ थे और कुछ ही क्षणों में वे तितर बितर हो गए। दूसरी ओर मिंग मेंग ने पर्वतीय दमनकारी सेना का नेतृत्व किया और दुश्मन को पीछे धकेलते हुए बढ़त हासिल कर ली। सभी सैनिक आगे बढ़ो। मिंग मेंग ने एक लंबी फुफकार छोड़ी जिसकी गूंज मूनव्यू शहर में सुनाई दी। बूम बूम बूम। अचानक मूनव्यू शहर से एक विशाल सेना निकली और उनकी ओर दौड़ पड़ी। ये वही 20,000 सैनिक थे जिन्हें मिंग मेंग ने शहर की रक्षा के लिए पीछे छोड़ दिया था। परिणामस्वरूप डार्क मून साम्राज्य चारों ओर से घिर गया और उनका मनोबल और भी गिर गया। बनिंग सन साम्राज्य द्वारा बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए। पीछे हटो, पीछे हटो। डार्क मून साम्राज्य के महान सेनापति ने अत्यंत चिंता से दहाड़ मारी। उन्हें पता था कि आज की हार निश्चित है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो उन्हें डर था कि उनकी पूरी सेना नष्ट हो जाएगी। डार्क मून साम्राज्य के सेनापति ने शक्तिशाली ब्लड मून डेविल टाइगर सेना का नेतृत्व करते हुए हमला किया। पल भर में मिंग मेंग के नेतृत्व वाली पर्वतीय घेराबंदी करने वाली सेना को भेद दिया गया। आगे बढ़ो। ब्लड मून की राक्षसी बाघ सेना ने मोर्चा संभाला। उसके पीछे बाकी सेना भी आ गई। वे घबराकर पीछे हट गए। लू मिंग के समूह से लड़ रही सेना ने अपने कवच फेंक दिए और बेतहाशा भागने लगी। मारना। लू मिंग दहाड़ा और सेना को पीछा करने के लिए आगे बढ़ाया। दूसरी ओर मिंग मेंग ने भी पर्वतीय आक्रमणकारियों को दबाने वाली सेना का नेतृत्व करते हुए उनका पीछा किया। सेना को करारी हार का सामना करना पड़ा। रास्ते में डार्क मून साम्राज्य अपने पीछे बड़ी संख्या में शव छोड़ गया। आधे घंटे बाद लू मिंग और बाकी सभी ने आखिरकार काम खत्म कर दिया। इस युद्ध में डार्क मून साम्राज्य के 50,000 सैनिकों में से केवल लगभग 20,000 ही बच पाए थे। 30,000 सैनिक मारे गए थे और पर्वतीय सेना ने असंख्य सामग्रियां जब्त कर ली थी। इसे एक बड़ी जीत कहा जा सकता है। 1 घंटे बाद दोनों सेनाएं मूनव्यू शहर के बाहर मैदानों में आमने सामने आईं। पिता मिंग परिवार के तीनों भाई बहन मिंग मेंग की ओर दौड़े। तुम तीनों राजमहल में रहकर साधना क्यों नहीं करते? वापस क्यों आ गए? मिंग मेंग ने गंभीर चेहरे से फटकार लगाई। मिंग जू ने अपनी जीभ बाहर निकाली और कोई आवाज नहीं की। पिताजी, जब हमने सुना कि यिन्युए सेना ने मूनव्यू शहर को घेर लिया है तो हम चिंता से जल उठे। पिताजी के पुत्र होने के नाते हम आपके साथ इस शक्तिशाली शत्रु के विरुद्ध कैसे नहीं लड़ सकते थे। स्वाभाविक रूप से हमें पिताजी के पास वापस आना ही था। खैर, कम से कम आप में माता पिता के प्रति कुछ सम्मान तो है। मिंग मेंग के चेहरे के भाव में थोड़ा सुधार आया और उसने सिर हिलाया। साथ ही इस बार राजपरिवार ने हमारी सहायता के लिए एक सेना भेजी है। इसका नेतृत्व बड़े भाई तियान्युन कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से हमें साथ लौटना होगा ताकि हम उन्हें पिताजी से मिलवा सकें। मिंग फैंग ने कहा, तियान्युन? क्या यह वही तियान्युन है जिसने 10 दिशाओं की तलवार संप्रदाय के कियू चांगली की हत्या की थी? जल्दी करो और हमें उससे मिलवाओ। जब मिंग मेंग ने तियान्युन का नाम सुना तो वो अचानक चौंक गया और जल्दी से बोला,
तियान युन ने महान सेनापति मिंग को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी क्षण लू मिंग आगे बढ़ा और उसने अपनी मुठियां जोड़ ली। तो तुम तियान्युन हो? हाँ हाँ, तुम सचमुच पुरुषों में एक ड्रैगन हो। मैं प्रभावित हूँ, सचमुच प्रभावित हूँ। मिंग में दिल खोलकर हंसा और अभिवादन के रूप में अपनी मुठियां जोड़ ली। वो बहुत ही विनम्र था। महान सेनापति मिंग, आप बहुत विनम्र है। इस बार मुझे आपके साथ मिलकर अंधकार में चंद्रमा साम्राज्य के विरुद्ध लड़ने का आदेश मिला है। यदि कोई बात मुझे समझ में ना आए तो कृपया मुझे स्पष्ट करें, महान सेनापति। लू मिंग ने विनम्रता से कहा, मैं तुम्हारी सलाह के लायक नहीं हूं। आते ही तुमने डार्क मून साम्राज्य की ग्रे वुल्फ सेना का सफाया कर दिया और एक ही झटके में डार्क मून साम्राज्य की सेना को हरा दिया। और हाँ, मुझे जनरल मत कहो, बस मुझे बड़ा भाई मिंग कहो। हाँ हाँ, मिंग मेंग ने बड़ी बहादुरी से कहा। बड़े भाई मिंग? लू मिंग के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था जब उसने मिंग चेंग और बाकी लोगों पर एक नजर डाली। मिंग चेंग, मिंग जू और मिंग फैन के चेहरे जम गए थे और वे अवाक रह गए थे। लू मिंग मिंग मेंग को बड़े भाई कहकर पुकारता था। क्या इसका मतलब ये था कि वे लू मिंग से एक पीढ़ी छोटे थे? तो फिर वे लू मिंग को क्या कहकर पुकारते? चाचा। जब उन्हें इस बात का ख्याल आया तो वे तीनों थोड़े गुस्से में आ गए। हाँ हाँ, ठीक है, तो मैं आपको बड़े भाई मिंग कहकर बुलाऊंगा। लू मिंग ने अनिच्छा से सहमति जताई और दिल खोलकर हंसा। दूसरी ओर मिंग परिवार के तीनों भाई बहन बिल्कुल विपरीत थे। उन सभी के चेहरे पर कड़वाहट थी और वे मन ही मन इसके खिलाफ थे। हालांकि लू मिंग और मिंग मेंग ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वे दिल खोलकर हंसते हुए मूनव्यू शहर की ओर चल पड़े। वे अपनी जीत का जश्न मनाने और लू मिंग और बाकी लोगों का स्वागत करने के लिए एक भोज आयोजित करने की तैयारी में थे। पूर्णिमा नगरी के उत्तर में येन युए साम्राज्य की दिशा थी और पश्चिम में एक विशाल पठार था। इस पठार का भूभाग जटिल था। यहाँ विशाल घास के मैदान और ऊंचे पहाड़ थे। टा धरती कांप उठी। लू मिंग ने शी नियानकिंग, हुआयंग और कुछ 100 अन्य लोगों का नेतृत्व किया। मिंग मेंग ने 3000 अंगरक्षकों का नेतृत्व किया और मैदानों को पार करते हुए तेजी से आगे बढ़ा। इस पठार का उपयोग आमतौर पर पर्वतीय सेना के प्रशिक्षण मैदान के रूप में किया जाता था और यहाँ कई राक्षसी जानवर समूहों में दहाड़ते रहते थे। गर्जन। लू मिंग ने सैकड़ों जंगली शेरों का एक झुंड देखा जिनके शरीर सोने की तरह चमक रहे थे। लू मिंग की सेना को देखते ही वे दहाड़ते हुए दूर भाग गए। कुछ ही समय बाद उसने हजारों काले बैलों का एक और झुंड देखा जिनमें से प्रत्येक 2 मीटर लंबा था, जो घास के मैदान पर बेतहाशा दौड़ रहे थे। इस पठार पर कई राक्षसी जीव रहते हैं। अगर हम उन्हें पकड़कर एक सेना बना लें तो हमारी युद्ध शक्ति कितनी प्रबल हो जाएगी। हरे रंग के शल्कों वाले घोड़े पर सवार होते हुए लू मिंग मुस्कुराया। छोटे भाई तियान्युन, तुम सही कह रहे हो, लेकिन पठार के राक्षसी जीव अनियंत्रित है और एक ही प्रजाति के जीव बहुत कम है। हजारों की घुड़सवार सेना बनाना बहुत मुश्किल है। अगर हम अलग अलग प्रजातियों के जीवों का इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें एक साथ प्रशिक्षित करना मुश्किल होगा और उनकी युद्ध क्षमता भी अधिक नहीं होगी। मिंग मेंग ने मुस्कुराते हुए समझाया। लू मिंग ने सिर हिलाया। वह भी यह बात समझ गया था। उदाहरण के लिए, उग्र शेर रक्तपात के राक्षसी बाघ से कमतर नहीं था। दुर्भाग्यवश 10,000 से अधिक उग्र शेरों को पकड़ना मुश्किल था। इसके अलावा ऐसे जंगली राक्षसी जानवरों को वश में करना बेहद मुश्किल था। जैसे ही समूह मैदानों में सरपट दौड़ा, उन्होंने रास्ते में तरह तरह के राक्षसी जानवर देखे। कुछ अकेले चल रहे थे जबकि कुछ समूहों में चल रहे थे। गर्जन। अचानक सामने से एक दहाड़ सुनाई दी और हवा में एक भयावह आभा छा गई। तदाशी फिर उन्होंने जंगली शेरों, विशालकाय भालुओं और अन्य राक्षसी जानवरों के एक समूह को अपनी ओर दौड़ते हुए सुना। उन राक्षसी जानवरों की आंखों में दहशत और भय झलक रहा था। ओह! उनके पीछे से भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज आई। फिर लू मिंग और बाकी लोगों ने 1 दर्जन से अधिक खून से लथपथ परछाइयों को बेतहाशा उनकी ओर दौड़ते हुए देखा। करीब से देखने पर पता चला कि वे ब्लड शेडोज नहीं थे, बल्कि 1 दर्जन विशालकाय भेड़िए थे। ये विशालकाय भेड़िए बेहद भयानक दिख रहे थे। इनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 2 मीटर से अधिक और लंबाई 4 मीटर थी। इनका शरीर खून जैसा लाल था और खून जैसे लाल शल्कों से ढका हुआ था। यहाँ तक कि इनके पैर भी शल्कों से ढके हुए थे। उसकी गर्दन पर आग के गोले की तरह चमकीले लाल बालों का एक गुच्छा था। ओह! एक जंगली शेर को एक विशालकाय भेड़िए ने घेर लिया और वो सचमुच बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं कर सका। उसे सीधे पंजे से पटक दिया गया और फिर उसकी गर्दन काट दी गई। कितना ताकतवर और विशालकाय भेड़िया है, कितनी जबरदस्त शक्ति है।
लू मिंग की आंखों में चमक आ गई और उसने प्रशंसा से कहा, ये खून जैसे लाल रंग की खाल वाला भेड़िया है। इन भेड़ियों में सबसे कमजोर भी 7वीं श्रेणी के महान मार्शल मास्टर के बराबर है, और उनमें से 2 तो प्रथम श्रेणी के मार्शल ग्रैंड मास्टर है। ये पठार की गहराई से भाग निकले होंगे। बोलते समय मिंग मेन की आंखों में भी आश्चर्य के भाव थे। गरज गरज। उसी क्षण उनके सामने मौजूद राक्षसी जानवरों ने लू मिंग और बाकी लोगों को देखा और वे तेजी से उनसे बचते हुए भाग गए। हालांकि लगभग 1 दर्जन लाल रंग के भेड़िए लू मिंग और बाकी लोगों के सामने रुक गए। उन्होंने उन्हें भयंकर निगाहों से देखा और लगातार दहाड़ते रहे, भागने का कोई इरादा नहीं दिखाया। इस प्रकार का खून जैसे लाल रंग का भेड़िया निश्चित रूप से एक बेहतरीन सवारी है। लू मिंग ने लगभग 1 दर्जन लाल रंग के भेड़ियों को बड़ी दिलचस्पी से देखा। जी हाँ, कहा जाता है कि इस प्रकार के रक्तधारी भेड़िए में बाढ़ के ड्रैगन का वंश है। यह अजेय है, हवा की तरह दौड़ सकता है और इसकी शक्ति असीमित है। ये निश्चित रूप से एक उच्च श्रेणी का वाहन है। यदि आपके पास हजारों रक्तधारी भेड़ियों की सेना है तो आप अजेय हो जाएंगे। दुर्भाग्यवश क्रिम्सन स्कैल्ड वुल्फ में शायद बाढ़ ड्रैगन का वंश हो, जो इसे बेहद अभिमानी और अनियंत्रित बनाता है। इन्हें वश में करना अत्यंत कठिन है, यहाँ तक कि अगर आप अपनी पूरी ताकत से भी इन्हें काबू में करने की कोशिश करें तो भी ये समर्पण करने के बजाय मरना पसंद करेंगे। डार्क मून साम्राज्य भी क्रिम्सन स्कैल्ड वुल्फ पर ललचाता था, लेकिन इतने वर्षों बाद वे बेबस हो गए हैं। मिंग मिंग ने समझाया। ओह, लू मिंग थोड़ा निराश था। वो एक शक्तिशाली सेना बनाना चाहता था। ये तो बस एक जानवर है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसे वश में नहीं कर सकता। हुआंग ने ठंडी सांस ली और अविश्वास भरे लहजे में कहा। फिर वो तेजी से बाहर निकला और लाल रंग के भेड़िए पर झपटा। गर्जन। लगभग 1 दर्जन लाल रंग के शल्क वाले भेड़िए दहाड़ते हुए हुआंग पर झपटे और जवाबी हमला शुरू कर दिया। भाड़ में जाओ, हुआंग ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए कुछ मुक्के मारे। बैंग बैंग। ग्रैंडमास्टर क्षेत्र के कुछ लाल रंग के शल्क वाले भेड़िए हवा में उड़ गए। वे उठने से पहले दर्जनों बार जमीन पर लुढ़के और फिर अपने शरीर से धूल झाड़ी। वे पूरी तरह से ठीक थे। प्रथम युद्धप्रिय पूर्वज क्षेत्र के 2 राक्षसी जानवर केवल 1 दर्जन कदम ही पीछे हटे थे। दूसरी ओर हुआंग का शरीर भी कांप रहा था। वाह, क्या गजब की ताकत है, मैं तुम्हें काबू में कर लूंगा। हुआंग चिल्लाई और लगातार मुक्के मारते हुए आगे बढ़ी। हुआंग की साधना के आगे ये रक्तरंजित भेड़िए स्वाभाविक रूप से उसके सामने टिक नहीं पाए। वह हवा में उड़ गया। हुआंग ने मार्शल पूर्वज स्तर के प्रथम श्रेणी के एक रक्तरंजित भेड़िए की पहचान की और उसे वश में करने की कोशिश करते हुए उस पर सवार हो गया। गर्जन। लाल रंग के शल्कों वाले भेड़िए ने मानो अपनी गरिमा का अपमान होते देख धरती को हिला देने वाली दहाड़ मारी। वह क्रोधित हो उठा और उसका शरीर कांपने लगा तथा वह बेतहाशा उछलने लगा। उसी समय उसके शरीर से एक जलती हुई लौ निकली जिसने हुआंग को घेर लिया। घुटने टेकना, मर जा। हुआंग ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए लाल रंग के भेड़िए को दबाने के लिए दहाड़ लगाई। हुआंग की मार्शल ग्रैंडमास्टर 3 दान साधना और उसके राजा स्तरीय वंश के साथ उसकी पूरी शक्ति एक विशाल पर्वत की तरह थी जो रक्तपपड़ी वाले भेड़िए की पीठ पर दबाव डाल रही थी। खून जैसे लाल रंग की खाल वाले भेड़िए ने लगातार दहाड़ लगाई, लेकिन फिर भी वो विरोध नहीं कर सका और नीचे दब गया। लेकिन इसने हार नहीं मानी। ये लगातार संघर्ष करता रहा और दहाड़ता रहा, बेहद खूंखार दिख रहा था। आत्मसमर्पण करो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा, हुआंग चिल्लाए। गर्जन। उसे जवाब में सिर्फ खून जैसे लाल रंग के शल्कों वाले भेड़िए की दहाड़ सुनाई दी। घृणित। हुआंग ने उसे दबाए रखा। थोड़ी देर बाद उसे बहुत पसीना आने लगा, लेकिन लाल रंग के पंखों वाला भेड़िया फिर भी नहीं झुका। तुम सचमुच उद्दंड हो, लू मिंग ने आह भरी। साथ ही उसे अफसोस भी हुआ। इस प्रकार के लाल रंग के भेड़िए इतने शक्तिशाली नहीं थे। अगर उनमें से कुछ मिलकर एक सेना बना लें जो मार्शल मास्टर स्तर के विशेषज्ञ के बराबर हो तो वे बेहद भयानक हो सकते हैं। ओह, इसी क्षण एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। दूर से 2 खून जैसे लाल प्रकाश अविश्वसनीय गति से आए। वे पलक झपकते ही हुआंग के सामने पहुंच गए। उनमें से एक ने हुआंग पर झपट्टा मारा। हुआंग चौंक गई और उसने एक मुक्का मार दिया। धमाका। एक जोरदार धमाके के साथ हुआंग का शरीर 10 मीटर से अधिक पीछे की ओर धकेल दिया गया। इस समय वो स्पष्ट रूप से देख सकता था कि मैदान में 2 और गहरे लाल रंग के भेड़िए प्रकट हो गए थे। ये दोनों गहरे लाल रंग के भेड़िए अत्यंत राजसी थे और वे अन्य गहरे लाल रंग के भेड़ियों से आकार में 1 कदम बड़े थे। ये वुज़ोंग के तीसरे स्तर के बराबर है, लू मिंग ने बुदबुदाया।
क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? इतने सारे मार्शल एंसेस्टर दायरे के ब्लड स्केल्ड भेड़िए क्यों है? आमतौर पर ब्लड स्केल्ड भेड़िए पठार की गहराई में छिपे रहते हैं, तो आज इतने सारे क्यों हैं? मिंग मेंग बेहद हैरान थी। गर्जन। दो लाल रंग के भेड़िए लू मिंग और समूह को घूरते हुए जोर से चिल्लाए। फिर एक दहाड़ के साथ वह मुड़ा और पठार की ओर दौड़ पड़ा। अन्य लाल रंग के भेड़िए उनके ठीक पीछे पीछे चल रहे थे। लू मिंग, चलो एक शर्त लगाते हैं। इसी क्षण जी नियानकी घोड़े पर सवार होकर बाहर निकली और लू मिंग को उकसाने वाली नजर से देखा। शर्त? लू मिंग दंग रह गया। ठीक है, चलिए इन दो खूंखार भेड़ियों पर शर्त लगाते हैं। हम दोनों में से एक एक भेड़िए को ले लेंगे। जो भी उन्हें पहले वश में कर लेगा वही जीतेगा। हारने वाले को जीतने वाले की एक शर्त माननी होगी। क्या आप शर्त लगाने की हिम्मत रखते हैं? जी न्यानक्विंग ने कहा। जैसे ही उसने ये कहा, उनके आसपास मौजूद लोग उन दोनों को उत्सुकता से देखने लगे। साथ खड़े होकर लू मिंग और शी नियानकिंग एक आदर्श जोड़े की तरह लग रहे थे। इतना ही नहीं, शी नियानकिंग शाही शहर के समय से ही लू मिंग के साथ थीं। स्वाभाविक रूप से दूसरों को लगता था कि उनका रिश्ता साधारण नहीं था। जब शी नियानकिंग ने लू मिंग के साथ शर्त लगाने का प्रस्ताव रखा, तो बाकी लोगों ने स्वाभाविक रूप से सोचा कि यह युवा जोड़े के बीच एक अलग तरह का छेड़छाड़ का प्रयास है। एक तरफ खड़ी मिंगजू ने खूबसूरत शी नियानकिंग को देखा और मन ही मन आह भरी। उसने सोचा कि शायद शी नियानकिंग जैसी अद्वितीय सुंदरता वाली लड़की ही लू मिंग के योग्य हो सकती है। उसके और लू मिंग के बीच की दूरी बहुत अधिक थी। भविष्य में वे और भी दूर हो जाएंगे। आह भरने के बाद मिंगजू ने अपनी चिंताओं को मन ही मन में छिपा लिया। उसने चेहरे पर मुस्कान बिखेरी और लू मिंग की ओर देखा। मैं ऐसा क्यों नहीं करूंगा? लू मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जिया नियानकी का चेहरा धूर्तता से भरा हुआ था। जैसे ही वो प्रकाश की किरण में परिवर्तित हुआ और खून जैसे लाल रंग के तराजू वाले भेड़िए का पीछा करने लगा। लू मिंग मुस्कुराया और उसी तरह आगे बढ़ा, हवा में पैर रखते हुए चला गया। चलिए जाकर देखते हैं। मिंग मिंग और बाकी लोग घोड़ों पर सवार होकर उनके पीछे भागे। हालांकि कुछ देर बाद वे दोनों उनकी नजरों से ओझल हो गए। छोड़ो इसे, हम यहीं उनका इंतजार करेंगे, मिंग मिंग ने कहा। बाकी लोगों ने सिर हिलाया और इंतजार करने लगे। खून जैसे लाल रंग की खाल वाला भेड़िया घास के मैदान पर भयानक गति से दौड़ रहा था। हालांकि लू मिंग और शी नियानकिंग के लगातार पीछा करने के कारण वे पल भर में उसके पास पहुंच गए। भन भन, जिया नियानकी का शरीर हिला और उसने तीसरे दर्जे के मार्शल पूर्वज क्षेत्र के रक्तपपड़ीदार भेड़िए पर झपट्टा मारा। गर्जन। लाल रंग के शल्कों वाले भेड़िए ने दहाड़ लगाई और जी नियानकी पर आग का एक स्तंभ फेंका। हालांकि जी नियानकी ने हाथ के इशारे से हथेली का निशान बनाया और आग का स्तंभ बिखर गया। जी नियानकी ने लाल रंग के शल्कों वाले भेड़िए की पीठ पर हल्के कदमों से कदम रखा। गर्जन। लाल रंग की खाल वाला भेड़िया तुरंत बेकाबू हो गया। उसने जोरदार दहाड़ मारी और अपने शरीर को बेतहाशा हिलाते हुए जी नियानकी को दूर फेंकने की कोशिश की। हालांकि जी नियानकी की वास्तविक चीज शक्ति फूट पड़ी, जिससे एक भयानक दबाव उत्पन्न हुआ जिसने लाल रंग के तराजू वाले भेड़िए पर दबाव डाला। हालांकि खून जैसे लाल रंग के शल्कों वाले भेड़िए ने पागलों की तरह दहाड़ मारी और हार मानने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर लू मिंग भी लाल रंग के तराजू वाले भेड़िए की पीठ पर खड़ा था और उसे दबाने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग कर रहा था। लेकिन उसी समय खून जैसे लाल रंग के शल्कों वाला भेड़िया बेकाबू हो गया और उसने हार मानने से इनकार कर दिया। दरअसल लू मिंग और शी नियानकी के लिए दो लाल रंग के भेड़ियों को मारना मुश्किल नहीं था, ये बहुत ही आसान था। हालांकि उनका मकसद उसे मारना नहीं, बल्कि उसे वश में करना था। इस तरह वे ज्यादा शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते थे, वरना वे पल भर में ही लाल रंग के शल्क वाले भेड़िए को मार डालते। वह केवल उचित मात्रा में शक्ति का प्रयोग करके उस रक्त लाल रंग के शल्कों वाले भेड़िए को वश में कर सकता था और उसकी क्रूरता को कम कर सकता था। तभी वह धीरे धीरे उसे वश में कर सकता था। यह उपभोग की प्रक्रिया थी। गरज गरज। मार्शल ग्रैंडमास्टर 3 दान के दो लाल रंग के भेड़िए जोर जोर से दहाड़ते और उछलते हुए लू मिंग और शी नियानकी को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वे दोनों भेड़ियों की पीठ पर मजबूती से खड़े रहे। बस इसी तरह दो लाल रंग के भेड़िए दूसरे लाल रंग के भेड़ियों को छोड़कर पठार के भीतर और गहराई में जाते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगे। क्रिम्सन स्केल्ड वुल्फ की गति बहुत तेज थी। ये पहाड़ों और नदियों को ऐसे पार कर सकता था मानो वे समतल भूमि हो। कुछ ही समय बाद उन्होंने 1000 मील की दूरी तय कर ली।
यहाँ घास के मैदान गायब हो गए थे और उनकी जगह एक अंतहीन पठार और पहाड़ आ गए थे। दो खून जैसे लाल रंग के शल्कों वाले भेड़िए जंगल में छलांग लगाते हुए लगातार दहाड़ रहे थे। इसके कुछ ही समय बाद वे पठार में 1000 मील और अंदर तक चले गए। आह आह! अचानक भेड़ियों की दहाड़ें दो रक्तरंजित भेड़ियों के कानों में गूंज उठी। अपने आसपास के भेड़ियों की दहाड़ सुनकर खून जैसे लाल रंग के शल्कों वाले दोनों भेड़िए मानो मुर्गी का खून पी लिए गए हो, और वे और भी जोर से और पागलों की तरह दहाड़ने लगे। ओह आह! आसपास के इलाके में भेड़ियों के चिल्लाने की आवाजें और भी तेज हो गईं, जो सभी दिशाओं से आ रही थीं। फिर चारों दिशाओं से लंबे और मजबूत कदकाठी वाले लोग प्रकट हुए। खून जैसे लाल रंग के शल्कों वाले भेड़िए, वे सब उसके चारों ओर थे। लाल रंग के शल्कों वाले भेड़िए लू मिंग और शी नियानकिंग को घूर रहे थे, उनकी आंखों में हत्या का इरादा भरा हुआ था। यहाँ इतने सारे खून जैसे लाल रंग के शल्क वाले भेड़िए हैं। क्या ये भेड़ियों का मांद हो सकता है? लू मिंग का दिल हिल उठा। चारों ओर भेड़ियों की दहाड़ें सुनाई दे रही थी। लू मिंग ने चारों ओर देखा और पाया कि ज्यादातर खून जैसे लाल रंग के शल्क वाले भेड़िए दूसरे स्तर के राक्षसी जीव थे, जो मार्शल मास्टर्स के बराबर थे। उनमें से केवल कुछ ही तीसरे स्तर के राक्षसी जीव थे। इतने सारे खून जैसे लाल रंग के शल्कों वाले भेड़ियों के साथ अगर उन्हें सवारी के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो एक सेना कितनी शक्तिशाली होगी? लू मिंग का दिल आग की तरह जलने लगा। आह आह! ठीक उसी क्षण अचानक दो भेड़ियों की दहाड़ गूंज उठी। इन दो दहाड़ों से आकाश और पृथ्वी कांप उठे और ये सीधे बादलों को चीरती हुई सुनाई दी। इन दो चीखों के बाद आसपास के सभी खून से सने भेड़िए चुप हो गए। कुछ दर्जन ली के दायरे में अन्य राक्षसी जानवर सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। वहां बेहद सन्नाटा था। वह था अगले ही पल लू मिंग ने दो खून जैसे लाल रंग के शल्कों वाले भेड़ियों को सबसे ऊंचे पहाड़ से बाहर निकलते देखा। दो गहरे लाल रंग के शल्कों वाले भेड़िए बेहद हटे कट्टे और 3 मीटर लंबे थे। उनका शरीर धधकते लाल शल्कों से ढका हुआ था, जो देखने में मानो अग्नि रत्न से बने हों। वे एकदम पारदर्शी थे और ऐसा लग रहा था मानो उनमें से लपटें निकल रही हों। दो लाल रंग के शल्कों वाले भेड़ियों से एक अत्यंत शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। एक चरम छठी श्रेणी का चतुर्थ स्तर का राक्षसी जीव एक चरम छठी श्रेणी के मार्शल ग्रैंडमास्टर के बराबर होता है। लू मिंग की निगाहें अचानक एक पल के लिए झपकी। वो इस समय अन्य खून जैसे लाल रंग के शल्कों वाले भेड़िए सिसकने लगे और लेट गए, मानो वे अपने राजा के आगमन का स्वागत कर रहे हों। क्या ये दोनों खूंखार भेड़िए झुंड के राजा हैं? इस संभावना के बारे में सोचते ही लू मिंग का दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया। मौजूदा हालात को देखते हुए ये गलत नहीं होना चाहिए। गरज गरज! दो लाल रंग के भेड़िए प्रकट हुए और गुस्से में दहाड़े। वे हवा में उछले और लू मिंग और शी नियानकिंग पर झपटे। लू मिंग और शी नियानकिंग ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर हमले का सामना किया। धमाका धमाका! दो जोरदार धमाकों के साथ लू मिंग और शी नियानकिंग दोनों हवा में उड़ गए। कितनी शक्तिशाली शक्ति है! हालांकि यह वुल्फ किंग छठे स्तर का सर्वोच्च राक्षसी जीव है, लेकिन इसकी युद्ध क्षमता साधारण छठे स्तर के राक्षसी जीव की तुलना में कहीं अधिक है। ये कम से कम 7वें स्तर के राक्षसी जीव के बराबर है। लू मिंग का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। गरज गरज! रक्तपपड़ीदार दो भेड़िया राजाओं ने क्रोध में दहाड़ लगाई और लू मिंग और शी नियानकिंग पर झपट पड़े। उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, जी नियानकिंग नुकसान में आ गया। लू मिंग की स्थिति थोड़ी बेहतर थी, लेकिन वह भी नुकसान में था। लू मिंग की वर्तमान युद्ध क्षमता को देखते हुए वह किसी औसत दर्जे के छठे दर्जे के मार्शल आर्ट्स ग्रैंडमास्टर से आसानी से लड़ सकता था। यहां तक कि उन्हें मार भी सकता था, लेकिन 7वें दर्जे के मार्शल आर्ट्स ग्रैंडमास्टर के सामने स्थिति बहुत कठिन थी। वह उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। बैंग बैंग! कुछ देर तक चले हमलों के बाद लू मिंग की मांसपेशियां कांपने लगी और वो लगातार पीछे हटने लगा। वो नुकसान में था। टकराना! दूसरी ओर जी नियानकिंग हवा में उछलकर दूर जा गिरा। वो लू मिंग के बगल में गिरा। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा और न ही भागी। ऐसा लग रहा था मानो जब तक लू मिंग नहीं जाएगा वह भी नहीं जाएगी। वह बहुत जिद्दी थी। गर्जन! दो लाल भेड़िया राजाओं ने लू मिंग और शी नियानकिंग को घेरते हुए जोर से दहाड़ लगाए। उनकी जानलेवा मंशा एक ज्वार की लहर की तरह थी। छोटी किंग, क्यों न हम पहले इस जगह को छोड़ दें? लू मिंग ने कहा।
दो भेड़िया राजाओं के यहाँ होने के कारण आज उनके लिए खून जैसे लाल रंग के शल्कों वाले भेड़िए को वश में करना असंभव था। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे वश में नहीं कर सकता, जी नियानक्विंग ने जिद करते हुए कहा। लू मिंग अवाक रह गया। ये लड़की फिर से नखरे दिखा रही थी। ये तो बस एक नकली भेड़िया राजा है, देखते हैं कि असली भेड़िया राजा के सामने ये अकड़ दिखाने की हिम्मत करते हैं या नहीं। जिया नियानकिंग ने नाक सिकुड़ी और झट से अपने हाथों से एक मुद्रा बना ली। तुरंत ही जी नियानकिंग के शरीर से काले प्रकाश की परतें निकलने लगीं। धीरे धीरे वो काला प्रकाश हवा में एक विशाल चांदी के भेड़िए के रूप में संघनित हो गया। मूनहॉल वुल्फ, लू मिंग विस्मयबोध से भर उठा। लू मिंग इस विशालकाय चांदी के भेड़िए से पूरी तरह परिचित था। लू मिंग और शी नियानकिंग दोनों ने डोंगवेई जनजाति के पैतृक खंडहरों में एक मूनहॉल वुल्फ की पशु आत्मा का आधा आधा हिस्सा प्राप्त किया था। बाद में व्हाइट टाइगर हॉल में हुए युद्ध में लू मिंग ने आधे पशु राजा की आत्मा के साथ मिलकर लू यूनिक्सियोम को मार डाला और दुआनमू लिन से लड़ाई की। वो इस विशालकाय चांदी के भेड़िए से बहुत अच्छी तरह परिचित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जी नियानकिंग एक मूनहॉल वुल्फ को संघनित कर देगा। हालांकि लू मिंग समझ गया था कि यह किसी पशु आत्मा का रूप नहीं है, ये संघनित होकर एक प्रकार की साधना तकनीक का साकार रूप बन गया था। आकाश भेड़िए की आभा काफी कमजोर हो गई थी। ओह! मूनहॉल वुल्फ ने एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ लगाई और उससे एक सर्वोच्च दबाव उत्सर्जित हुआ। हालांकि यह केवल आधा जानवर था और संघनित हो चुका था, मूनहॉल वुल्फ वास्तव में एक सच्चा दानव राजा था, एक सच्चा बादशाह था और एक श्रेष्ठ होने का दबाव अत्यंत शक्तिशाली था। वो असंख्य लाल रंग के भेड़िए जोर से दहाड़े और अपने सिर नीचे कर लिए। वे चंद्रमा की आवाज में दहाड़ते भेड़िए को विस्मय से देख रहे थे। मूनहॉल वुल्फ का पूरा शरीर चांदी जैसा सफेद था और वह हवा में खड़ा होकर लगातार दहाड़ रहा था। धीरे धीरे चौथे दर्जे के कुछ राक्षसी जानवर, खून जैसे लाल रंग के शल्कों वाले भेड़िए भी घुटने टेकने लगे। गरज गरज। हालांकि रक्तपपड़ी वाले दोनों भेड़िया राजा लगातार दहाड़ते रहे। उन्होंने आकाश में चंद्रमा की दहाड़ वाले भेड़िए को देखा। हालांकि वे थोड़ा भयभीत थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसके अलावा उसकी आंखें क्रूरता से चमक रही थीं, मानो वो किसी भी क्षण लू मिंग और शी नियानकिंग पर झपटने के लिए तैयार हो। ऐसा लगता है कि दोनों वुल्फ किंग्स को वश में करना बहुत मुश्किल है, लू मिंग मन ही मन सोचने लगा। ओह! आकाश में उड़ते हुए चंद्रभंवर ने जोर से दहाड़ा और उसका शरीर एक चकाचौंध भरी चांदी जैसी रोशनी से जगमगा उठा। इसी क्षण लू मिंग के शरीर से चांदी जैसी रोशनी निकलने लगी। फिर वो चांदी जैसी रोशनी आकाश में एक विशाल चंद्रभंवर के रूप में परिवर्तित हो गई। क्या चल रहा है? लू मिंग को गहरा सदमा लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि जब मैंने मूनहॉल वुल्फ की आत्मा के साथ विलय किया तो मेरे शरीर में वुल्फ के कुछ अंश रह गए हों? अब जब जी नियानकिंग के मूनहॉल वुल्फ का आधा हिस्सा सक्रिय हो गया है तो ये स्वयं को प्रकट कर रहा है। लू मिंग का दिमाग तेजी से घूमने लगा और उसने इस बारे में सोचा। यही एकमात्र स्पष्टीकरण था जो तर्कसंगत लग सकता था। लू मिंग के शरीर पर मूनहॉल वुल्फ प्रकट हुआ और उसने भी आकाश में दहाड़ लगाए। उससे जबरदस्त दबाव की लहरें निकली। बाकी सभी भेड़िए जमीन पर लेटे हुए थे और निचले स्तर के कुछ भेड़िए तो कांप भी रहे थे। यहां तक कि लेवल 4 के कुछ ही क्रिम्सन स्केल्ड भेड़िए आज्ञाकारी भाव से जमीन पर लेटे हुए थे, हिलने डुलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। केवल 2 रक्तरंजित भेड़िया राजा ही दहाड़ते रहे, लेकिन अंततः उनकी आंखों में भय का एक अंश दिखाई दिया। उसी क्षण जी नियानकिंग के सिर के ऊपर स्थित मूनहॉल वुल्फ और लू मिंग के सिर के ऊपर स्थित मूनहॉल वुल्फ आपस में मिलकर एक और भी बड़ा मूनहॉल वुल्फ बन गए। ओह! मूनहॉल वुल्फ ने एक लंबी दहाड़ लगाई और एक अत्यंत शक्तिशाली राजा का दबाव उत्पन्न किया। यह दबाव भेड़ियों की जन्मजात शक्ति थी। यह बहुत ही शक्तिशाली और उत्कट था। रक्तपपड़ीदार त्वचा वाले दोनों भेड़िया राजा कांपने लगे, उनकी आंखों में भय भर गया था। मूनहॉल वुल्फ हवा में खड़ा था और नीचे 2 रक्तपपड़ीदार वुल्फ किंग्स को देख रहा था। उनकी आंखों में हल्की सी नाराजगी झलक रही थी। वो अंततः रक्तरंजित 2 भेड़िया राजा डर गए। वे जमीन पर लेट गए और घर में पाले गए 2 कुत्तों की तरह सिसकने लगे। पालतू बना लिया। लू मिंग बेहद खुश था। ओह! मूनहॉल वुल्फ ने गुस्से में दहाड़ मारी। दोनों ब्लड स्केल्ड वुल्फ किंग कांप उठे और लड़खड़ाते हुए खड़े हुए। वे रेंगते हुए लू मिंग और शी नियानकिंग के पास गए और आज्ञाकारी भाव से लेट गए। वो वाकई में, लू मिंग ने खुशी से बुदबुदाते हुए कहा। वह आगे बढ़ा और खून से लथपथ भेड़िया राजा की पीठ पर सवार हो गया।
रक्तरंजित भेड़िया राजा ने जरा भी प्रतिरोध नहीं किया। दूसरी ओर जी नियानकिंग ने एक और रक्तरंजित भेड़िया राजा पर सवार होकर अपना साया जमाया। दूसरा वाला भी बहुत आज्ञाकारी था। लू मिंग ने एक नजर डाली और पाया कि शी नियानकिंग का भेड़िया मादा था जबकि लू मिंग का नर था। इसलिए तो वे दोनों भेड़ियों के बादशाह थे। हाँ, नन्हा किंग, एक नर और एक मादा। ये बिल्कुल एक आदर्श जोड़ी है, जैसे तुम और मैं। लू मिंग दिल खोलकर हंसा। तुम्हारा जोड़ा कौन है? काश ऐसा होता। जिया नियानकिंग ने लू मिंग की ओर देखकर नाक सिकोड़ी और आंखें घुमाई। लू मिंग मुस्कुराया। वो तो बस मजाक कर रहा था और उसे कोई आपत्ति नहीं थी। आकाश में मौजूद चंद्रभंवर ने दहाड़ लगाई और प्रकाश की दो किरणों में परिवर्तित हो गया। वे लू मिंग और शी नियानकिंग के शरीरों में समाहित हो गई। आकाश और पृथ्वी के बीच का शक्तिशाली दबाव भी गायब हो गया। गर्जन, रक्तपपड़ीदार दो भेड़िया राजा गुर्राए और खड़े हो गए। हालांकि वे न तो बेकाबू हुए और न ही उन्होंने विरोध किया। वे पूरी तरह से वश में लग रहे थे। शायद मुझ पर और जी नियानकिंग पर अभी भी मूनहोल वुल्फ की आभा के कुछ अंश बाकी है, इसीलिए हम दोनों वुल्फ किंग्स को वश में करने में सफल रहे। लू मिंग ने अनुमान लगाया। फिर उसने खून से सने हुए भेड़िए राजा को थपथपाया और कहा, अपने सभी अधीनस्थों को बुलाओ और मेरे पीछे आओ। गरज गरज, रक्तपपड़ीदार दो भेड़िया राजा बहुत आज्ञाकारी थे। उन्होंने दो लंबी दहाड़ें मारी जो दर्जनों मील तक गूंज उठी। अन्य खून जैसे लाल रंग के शल्कों वाले भेड़िए चारों दिशाओं से चिल्लाते हुए और इकट्ठा होते हुए दिखाई दिए। अंत में आसपास का इलाका खून जैसे लाल रंग के शल्कों वाले भेड़ियों से भरा हुआ था। इसने पहाड़ों और मैदानों को ढक लिया था और इसका अंत कहीं दिखाई नहीं देता था। इतने सारे। लू मिंग पहले थोड़ा हैरान हुआ, फिर वो बेहद खुश हो गया। लू मिंग ने गौर से देखा तो उसे पता चला कि पूरे पहाड़ पर 8000 से भी ज्यादा लाल रंग के भेड़िए फैले हुए हैं। उनकी संख्या 8000 थी और उनमें से अधिकतर द्वितीय श्रेणी के राक्षसी जीव थे। उनमें से कुछ तृतीय श्रेणी के राक्षसी जीव थे और यहां तक कि चतुर्थ श्रेणी के भी दर्जनों राक्षसी जीव थे। चौथे स्तर का राक्षसी जानवर मार्शल आर्ट के ग्रैंडमास्टर के बराबर था। मैं अमीर हूं। लू मिंग मन ही मन दहाड़ उठा। तुम इतने खुश क्यों हो? यह मत भूलो कि मेरी वजह से ही तुम इस बार लाल रंग के भेड़िए को काबू कर पाए। अगर तुम होते तो बहुत पहले ही भाग गए होते, काया। जिया नियानकिंग ने मुंह फुलाकर तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा। जी हाँ, ये सब आपकी वजह से ही है। लू मिंग अच्छे मूड में था और उसने शी नियानकिंग से बहस नहीं की। इस बार तुम शर्त हार गए। तुम अपने वचन से पीछे नहीं हटोगे, है ना? जी नियानक्विंग ने कहा। अरे, मैंने भी भेड़ियों के राजा को वश में करने में योगदान दिया है। आप कैसे कहेंगे कि मैं हार गया? लू मिंग ने कहा, यह किस तरह का योगदान है? अगर मैं न होता तो तुम्हें भेड़ियों के राजा को वश में करने का मौका न मिलता। अगर तुम अपने वचन से मुकर गए तो मैं शिविर में सबको बता दूंगा कि तुम अपने वचन से मुकर गए हो। जिया नियानकिंग ने दांत पीसते हुए कहा। अंततः लू मिंग को समझौता करने और शी नियानकिंग की एक शर्त मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। क्या शर्त है? जब तक यह मेरी सामर्थ्य के भीतर है, मैं मना नहीं करूंगा। लू मिंग ने कहा, अभी समय नहीं आया है। जब समय आएगा तो मैं आपको खुद बता दूंगा। जिया नियानकिंग ने धूर्तता से मुस्कुराते हुए खून से सने भेड़िए राजा पर सवार होकर चली गई। लू मिंग भेड़ियों के राजा पर सवार होकर उनके पीछे पीछे गया। लू मिंग और शी नियानकिंग ने नेतृत्व किया। उनके पीछे 8000 से अधिक खून जैसे लाल रंग के भेड़िए थे। 2000 ली दूर घास के मैदान में मिंग मेन, हुआ यंग और अन्य लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इतने लंबे समय बाद भी सेनापति वापस क्यों नहीं लौटे? क्या कुछ हुआ था? गाओ ली ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। आपकी साधना के बल पर आप भले ही मार्शल पूर्वज स्तर के 8वें स्तर से नीचे के किसी को भी हरा न सके, फिर भी आप बच निकलने में सक्षम होने चाहिए। हुआयंग ने कहा, हालांकि उनकी आंखों में चिंता झलक रही थी। जब से उन्होंने पूरी तरह से लू मिंग के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, तब से वे स्वाभाविक रूप से हर पहलू में लू मिंग के बारे में ही सोचते थे। मिंग मेंग, मिंग चेंग और बाकी लोग भी चिंतित होकर उस दिशा में देखने लगे जहां से लू मिंग और बाकी लोग गए थे। बूम बूम बूम। इस समय जमीन ऐसे कांपने लगी मानो हजारों सैनिक और घोड़े सरपट दौड़ रहे हों। मिंग मेंग का चेहरा अचानक बदल गया। वो चिल्लाया, अच्छी खबर नहीं, राक्षसी जानवरों का एक बड़ा समूह आ रहा है। ये राक्षसों का हमला है। मेरे आदेश सुनो, अपनी रणनीति बनाओ और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया,
मिंग मेन द्वारा लाए गए 3000 अंगरक्षक तुरंत पंक्तिबद्ध हो गए। उन्होंने अपने धनुषों को धनुष की थाप पर चढ़ाया और एक खूनी युद्ध के लिए तैयार हो गए। बूम बूम बूम, कंपन धीरे धीरे और तीव्र होता गया, मानो कई विशालकाय जानवर सरपट दौड़ रहे हों। मिंग मेन और अन्य लोगों के चेहरे के भाव और भी गंभीर होते गए। ओह आह! इस समय पठार की गहराई से एक कान फाड़ देने वाली भेड़िए की दहाड़ सुनाई दी, जो बादलों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। अच्छा नहीं है, ये तो खून जैसे लाल रंग के शल्कों वाले भेड़िए की चीख है। इतने सारे क्यों हैं? भाई तियान्युन और बाकी लोग कहाँ हैं? मिंग मेन दहाड़ा। बाकियों के चेहरे भी बदल गए। आवाज से उन्हें ये तो पता नहीं चला कि कितने खूंखार भेड़िए हैं, लेकिन उन्हें यकीन था कि उनके पास पर्याप्त लोग नहीं हैं। अब वे कैसे लड़ेंगे? पीछे हटो, चलो पहले फुल मून सिटी वापस चलते हैं। मिंग मेन दहाड़ा। चल दर। एक एक करके उन्होंने अपने घोड़ों को मोड़ा और वापस हमला कर दिया। अरे, ये तो जनरल और मिस शी नियानकिंग है। अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई दी। यह आवाज हॉल तारामंडल के एक युवक की थी। क्या? मिंग मेंग और अन्य लोगों ने जल्दी से उधर देखा। पृथ्वी के छोर पर असीम लाल रंग दिखाई दिया। दूर से देखने पर यह किसी धधकते लाल सूर्यास्त जैसा लग रहा था। करीब से देखने पर पता चला कि यह सूर्यास्त की रोशनी नहीं थी, बल्कि मजबूत खून जैसे लाल रंग के शल्कों वाले भेड़ियों का एक समूह था। जहां तक दृष्टि जा सकती थी, धरती खून जैसे लाल रंग के खुरदुरे भेड़ियों से भरी हुई थी, जो आकाश और धरती दोनों को ढके हुए थे। वातावरण में एक अत्यंत घना, घातक वातावरण व्याप्त था। कुछ डरपोक लोगों के पैर कांपने लगे। असीम लाल रंग के तराजू वाले भेड़ियों के सामने दो सबसे ऊंचे लाल रंग के तराजू वाले भेड़िए थे और उनकी आभा आकाश की ओर उठ रही थी। लाल रक्त से सने प्रत्येक पशु पर एक व्यक्ति बैठा था। वे लू मिंग और जी नियानकिंग थे। ये सचमुच भाई तियान्युन और लेडी शी है, लेकिन आखिर चल क्या रहा है? ये दोनों लाल रंग के भेड़िए पर क्यों सवार हैं? मिंग मेंग हक्का बक्का रह गया। क्या ऐसा हो सकता है कि जनरल और अन्य लोगों का पीछा क्रिम्सन स्केल्ड वुल्फ कर रहा हो? असंभव। जनरल और बाकी लोग दो लाल रंग के भेड़ियों पर सवार हैं और उनकी आभा सबसे शक्तिशाली प्रतीत होती है, लेकिन उन्होंने प्रतिरोध नहीं किया। क्या ऐसा हो सकता है कि जनरल और बाकी लोगों ने लाल रंग के भेड़ियों को पहले ही वश में कर लिया हो? पालतू बनाना, ये तो असंभव है ना? हुआ यंग और अन्य युवा विशेषज्ञ चर्चा कर रहे थे। आह! इसी क्षण जिस रक्तरंजित भेड़िए पर लू मिंग और शी नियानकिंग सवार थे, उसने 2 बार दहाड़ मारी। तुरंत ही पूरे पहाड़ पर फैले रक्तरंजित भेड़िए धीमे हो गए। अंत में वे धीरे धीरे मिंग मिंग और बाकी लोगों की ओर बढ़ने लगे। क्या ये गू खून जैसे लाल रंग के शल्कों वाला भेड़िया राजा है? क्या ऐसा हो सकता है कि खून जैसे लाल रंग के शल्कों वाले भेड़िया राजा को वश में कर लिया गया हो? ये कैसे संभव है? मिंग मेन की आंखें और मुंह खुले रह गए थे, उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। जहां तक मूनव्यू शहर के मूल निवासियों की बात है, वे भी अचंभित होकर देखते हुए अपनी आंखें और मुंह खुले के खुले छोड़ गए थे। इस समय लू मिंग और शी नियानकिंग ज्यादा दूर नहीं थे। भाई तियान्युन, क्या तुमने इन 2 रक्तधारी भेड़िया राजाओं को वश में कर लिया है? मिंग मेंग ने स्तब्ध होकर पूछा। हाँ, बड़े भाई मिंग मेंग, हम किस्मत वाले थे कि कामयाब हो गए। हमने पहले वाले 2 भेड़ियों का पीछा किया, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि हम उनका पीछा करते हुए लाल रंग के शल्कों वाले भेड़ियों के ठिकाने तक पहुंच जाएंगे। हमें ये 2 शल्कों वाले भेड़ियों के राजा मिले और सौभाग्य से हम उन्हें वश में करने में कामयाब रहे। इसलिए हमने भेड़ियों के राजा से लाल रंग के शल्कों वाले भेड़ियों के इस पूरे घोंसले को यहां लाने का आदेश दिलवाया। लू मिंग ने समझाया। झेनज़ेन भाग्यशाली थी। मिंग मेंग के होंठ कांप रहे थे और उसने अपनी दाढ़ी खींची। अभी भी वो सदमे में था, मानो सपने में हो। वो अपने साथ जो 3000 गार्ड लाया था, उनकी हालत भी कोई बेहतर नहीं थी। उन सबको लग रहा था कि वे सपना देख रहे हैं। रक्तरंजित भेड़िए के राजा को वश में करना, हालांकि उसने कभी किसी को इसमें सफल होते नहीं सुना था। लेकिन अब लू मिंग आते ही सफल हो गया था और यहां तक कि वह लाल रंग के शल्कों वाले भेड़ियों का एक झुंड भी वापस ले आया था। बड़ा भाई तियान्युन अजेय है। मिंग फैंग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वो चिल्लाया और लू मिंग के पास दौड़ा। बड़े भाई तियान्युन, क्या आप मुझे सवारी के लिए खून जैसे लाल रंग का भेड़िया दे सकते हैं? कुछ दिनों के संघर्ष के बाद मिंग परिवार के तीनों भाई बहनों ने अपने पिता और लू मिंग के आपसी व्यवहार की परवाह किए बिना खुद ही लू मिंग से दोस्ती करने का फैसला किया, वरना उन्हें सचमुच लू मिंग को चाचा कहना पड़ता। बिल्कुल, आप कर सकते हैं, आप खुद एक चुन सकते हैं। लू मिंग मुस्कुराया। धन्यवाद बड़े भाई तियान्युन,
मिंग फैंग बेहद खुश हुआ। उसने तुरंत छठे स्तर का ब्लड स्केल वुल्फ चुना और उस पर सवार हो गया। गर्जन। जैसे ही मिंग फैंग उस पर सवार हुआ, खून जैसे लाल रंग के शल्कों वाले भेड़िए ने एक भयंकर दहाड़ मारी। गर्जन। इसी क्षण लू मिंग ने अपने सवार भेड़िया राजा को थपथपाया। भेड़िया राजा ने जोरदार दहाड़ मारी और तुरंत ही खून जैसे लाल रंग के शल्कों वाला भेड़िया आज्ञाकारी होकर सिसकने लगा। रेन मिंग फैंग उस पर सवार हो गया। हाँ, चलो चले। मिंग फैंग ने लाल रंग के भेड़िए को थपथपाया। लाल रंग का भेड़िया तुरंत दहाड़ा और हवा की तरह भाग निकला। थोड़ी देर बाद वह वापस लौट आया। हाँ, वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। मिंग फैंग हंस पड़ा। इससे बाकी लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। जनरल, इस जनरल को एक दो। हुआयंग चिल्लाए, जनरल साहब, मुझे भी एक चाहिए। अन्य युवकों ने आवाज लगाए। आप लोग चुन सकते हैं। लू मिंग ने हाथ हिलाया। हुआयंग और बाकी लोग बेहद खुश थे। उनमें से कुछ ही मार्शल आर्ट के ग्रैंडमास्टर थे, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से चौथे स्तर के मास्टरों को चुना। हुआयंग ने चौथे दर्जे के चौथे स्तर के एक जानवर को चुना जो चौथे दर्जे के मार्शल ग्रैंडमास्टर के समकक्ष था। बाकी लोगों ने भी उपयुक्त विकल्प चुन लिए थे। कुछ देर तक भेड़ियों की दहाड़ लगातार सुनाई देती रही। लाल रोशनी घास के मैदान में चमक उठी क्योंकि वे अपने नए प्राप्त वाहनों को आजमा रहे थे। वाह, ये तो सचमुच एक सवारी है। ऐसी सवारी के साथ दुश्मनों को मारना जेब से कुछ निकालने जितना आसान है। हुआयंग और बाकी लोग हंस पड़े। मिंग मिंग ईर्ष्या से देख रही थी। अपनी हैसियत के कारण वो लू मिंग से इसके लिए पूछने में बहुत शर्म महसूस कर रहा था। बड़े भाई मिंग मिंग, यह आपके लिए है। लू मिंग ने अपना हाथ हिलाया और एक लंबा और हट्टा कट्टा लाल रंग का भेड़िया आगे बढ़ा, जिससे एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। यह एक क्लास 5 लेवल 4 ब्लड स्केल वुल्फ था, जो 2 वुल्फ किंग्स के बाद दूसरे स्थान पर था। भाई तियान्यून, मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता हूं? हालांकि उसने कहा कि उसे शर्म आ रही है, लेकिन उसकी निगाहें पहले से ही खून जैसे लाल रंग के शल्कों वाले भेड़िए पर टिकी हुई थी और वो उनसे हट नहीं पा रहा था। बड़े भाई मिंग मिंग, आप मेरे साथ इतने विनम्र क्यों हो रहे हैं? इसे लीजिए और चलाइए। लू मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो मैं औपचारिकता नहीं निभाऊंगा। मिंग मिंग बेहद खुश हुआ और जल्दी से लाल रंग के भेड़िए पर कूद पड़ा। उसने भेड़िए को नियंत्रित करते हुए एक बड़ा चक्कर लगाया। उसके चेहरे पर मुस्कान इतनी गहरी थी कि वो छट ही नहीं रही थी। चलो शिविर में वापस चलते हैं, लू मिंग ने हाथ हिलाते हुए कहा। तभी 8000 से अधिक लाल रंग के भेड़िए भव्य ढंग से लू मिंग और बाकी लोगों के पीछे पीछे मूनव्यू शहर के सैन्य शिविर की ओर चल पड़े। रास्ते में मिंग मिंग के 3000 गार्ड लाल रंग के शल्कों वाले भेड़िए को ईर्ष्या भरी नजरों से देख रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि वे पर्वतीय दमनकारी सेना के सदस्य थे, लू मिंग के नहीं। उन्हें निश्चित रूप से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। जब लू मिंग और बाकी लोग मूनव्यू शहर लौटे तो स्वाभाविक रूप से इससे काफी सनसनी फैल गई। पूरा मूनव्यू शहर हिल गया। यूए जेंगारमी के 1 लाख सैनिक तो और भी ज्यादा हैरान और ईर्ष्यालु थे। दूसरी ओर लू मिंग की 18,000 सैनिकों वाली सेना बेहद उत्साहित थी। वे जानते थे कि क्रिम्सन स्केल्ड वुल्फ को निश्चित रूप से उन्हीं के साथ तैनात किया जाएगा। जैसा कि उम्मीद थी, दूसरे दिन से ही लू मिंग ने 18,000 सैनिकों की सेना में से 8,000 सबसे बलवान सैनिकों को चुनना शुरू कर दिया। उनमें से प्रत्येक को एक लाल रंग का भेड़िया दिया गया। इन 8,000 सैनिकों में से प्रत्येक की साधना का स्तर कम से कम 9वीं श्रेणी के योद्धा स्तर का था। उनमें से 2,000 लोग मास्टर मार्शल स्तर पर थे और लगभग 100 लोग ग्रैंड मास्टर मार्शल स्तर पर थे। उनमें से 8,000 ने लाल रक्त से सने शल्कों वाले भेड़ियों की घुड़सवार सेना का गठन किया। क्रिम्सन स्केल्ड वुल्फ्स की सेवा में तैनात लोग बेहद उत्साहित थे। शक्तिशाली घोड़े का होना उनकी युद्ध क्षमता को बढ़ाता था। इससे न केवल युद्ध के मैदान में उनके जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती थी, बल्कि दुश्मनों को मार गिराने और योगदान देने की संभावना भी बढ़ जाती थी। उनमें से हर एक लू मिंग का बहुत आभारी था। वे दिल से आभारी थे। उनमें से कई लोगों ने तो गुप्त रूप से लू मिंग का अंत तक साथ देने की कसम भी खाई थी। जिन लोगों को क्रिम्सन स्केल्ड वुल्फ नहीं मिला, वे थोड़े ईर्ष्यालु तो थे, लेकिन उनमें जलन नहीं थी। वे जानते थे कि उन्हें क्रिम्सन स्केल्ड वुल्फ के साथ इसलिए नहीं जोड़ा गया था क्योंकि उनकी साधना का स्तर पर्याप्त उच्च नहीं था। दूसरी ओर लू मिंग एक अद्वितीय प्रतिभावान व्यक्ति थे जिनकी ख्याति पूरे साम्राज्य में फैली हुई थी। उनका भविष्य असीम था। उन्होंने गुप्त रूप से लू मिंग का अनुसरण करने और लगन से साधना करने का संकल्प लिया। निश्चित रूप से उन्हें लाभ मिलेगा।
लू मिंग को यह उम्मीद नहीं थी कि इस कदम से उसकी सेना उसके प्रति और अधिक आश्वस्त हो जाएगी और उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी। 2 दिन बाद, बूम बूम बूम, प्रेयरी में ब्लिट्जस्केल वुल्फ घुड़सवार सेना का एक समूह आंधी की तरह सीटी बजाता हुआ गुजरा। उनकी गति से आकाश और पृथ्वी कांप उठे। लू मिंग और शी नियानकी सबसे आगे चल रहे थे। तेज हवा उनके चेहरों पर लग रही थी। इसके बावजूद लू मिंग की आंखों की चमक बढ़ती ही जा रही थी। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो लोहे और खून से लथपथ सेना का नेतृत्व कर रहा हो, युद्ध के मैदान में विजय प्राप्त कर रहा हो, उपलब्धियां हासिल कर रहा हो और उसके साथ एक सुंदरी हो, इससे अधिक किसी के रक्त में उबाल लाने वाली बात और क्या हो सकती है? ओह आह! 8,000 घुड़सवार सैनिक चीखते हुए आगे बढ़े। घास के मैदान पर मौजूद अन्य राक्षसी जानवरों ने ये देखा और डर के मारे भागने लगे, रुकने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। दूर से मिंग मेंग सेना का नेतृत्व करते हुए सदमे में देख रहा था। इतनी शक्ति के सामने पर्वतीय दमनकारी सेना के अधिकांश सैनिकों के चेहरे पर भय के भाव प्रकट हो रहे थे। ऐसी सेना को कौन रोक सकता है? मिंग मेंग ने आह भरी। ये खेदजनक है कि इनकी संख्या केवल 8,000 है और प्रत्येक योद्धा का प्रशिक्षण स्तर बहुत कम है, अन्यथा वे अंधकार में चंद्रमा साम्राज्य के विरुद्ध एक अप्रत्याशित सेना के रूप में उभर सकते थे। मिंग मेंग के बगल में खड़े एक उप महासचिव ने आह भरी। जी हाँ, डार्क मून साम्राज्य के पास ब्लिडमून डेमोनिक टाइगर आर्मी और ऐश वुल्फ आर्मी जैसे 1 लाख सैनिक है। अगर वे एक साथ हमला करें तो तियान्युन की 8,000 खून से लाल घुड़सवार सेना उनका मुकाबला नहीं कर पाएगी। एक अन्य उप महासचिव ने आह भरी। ज्यादा मत मांगो। 8,000 खून जैसे लाल लोहे के घुड़सवार सैनिक 1 लाख आम सैनिकों के बराबर होते हैं। हमारे मूनव्यू शहर के लिए ये बहुत बड़ी बात है। मिंग मेंग ने कहा। अगले कुछ दिनों तक डार्क मून साम्राज्य की ओर से कोई हलचल नहीं हुई। लू मिंग ने खून जैसे लाल रंग के शल्कों वाली भेड़िया घुड़सवार सेना को घास के मैदानों में अभ्यास के लिए ले गया, ताकि सैनिकों और उनके घोड़ों के बीच आपसी समझ विकसित हो सके। पलक झपकते ही 5 दिन बीत गए। 8,000 सैनिक और खून जैसे लाल रंग के शल्कों वाला भेड़िया एक दूसरे के आदी हो चुके थे। छठे दिन अचानक एक खबर आई। उत्तरी मोर्चे की सेना, जो मूनव्यू शहर से 3,000 मील दूर थी, ने माउंटेन टाउन सेना को मदद के लिए एक आपातकालीन संदेश भेजा था। वे डार्क मून साम्राज्य की सेना के उग्र हमले की चपेट में थे। जनरल मिंग, यह अत्यावश्यक है। मैं रक्त लाल घुड़सवार सेना का नेतृत्व करते हुए मदद मांगने जाऊंगा। सैन्य शिविर के मुख्य तंबू में लू मिंग, मिंग मेंग और अन्य लोग इस मामले पर चर्चा कर रहे थे। लू मिंग ने सीधे सुझाव दिया कि वह रक्त लाल घुड़सवार सेना का नेतृत्व करते हुए सबसे पहले उन्हें बचाए। उत्तरी मोर्चे की सेना उत्तर में शाही परिवार की एक और शक्तिशाली सेना थी। ये पर्वतीय मोर्चे की सेना से घनिष्ठ रूप से संबंधित थी। उत्तरी मोर्चे की सेना के नष्ट होने पर पर्वतीय मोर्चे की सेना भी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए जब उत्तरी मोर्चे की सेना खतरे में थी तो उन्हें उसे बचाना पड़ा। खून जैसे लाल रंग के घुड़सवार सबसे तेज थे, इसलिए सबसे पहले जाने के लिए वे सबसे उपयुक्त थे। ठीक है, भाई तियान्युन पहले जाएंगे। उत्तरी सेना आपके ठीक पीछे होगी, मिंग मेंग ने कहा। कुछ देर बाद खून से लथपथ घुड़सवार सेना हवा की तरह शिविर से निकली और उत्तरी मोर्चे पर स्थित सेना के उत्तरी शहर की ओर चल पड़ी। रक्तरंजित घुड़सवार सेना के नेतृत्व में 3,000 ली की यात्रा केवल 4 घंटे में पूरी हो गई। रक्त जैसे लाल रंग की लोहे की घुड़सवार सेना एक दिन में दसियों हजार ली की दूरी तय कर सकती थी। जब लू मिंग और बाकी लोग झेनबेई शहर से 100 मील दूर एक घास के मैदान में थे, तो उन्होंने अनगिनत लोगों को लड़ते हुए देखा। एक अराजक लड़ाई में कम से कम 10 लाख लोग शामिल थे और उनकी चीखों से आसमान कांप रहा था। राख भेड़ियों की सेना और रक्तचंद राक्षसी बाघों की सेना। लू मिंग ने एक नज़र में ही देख लिया कि डार्क मून की सेना में 2 टुकड़ियां थीं, जिनमें से प्रत्येक में लगभग 10,000 सैनिक थे। वे अत्यंत शक्तिशाली थी और उत्तरी मोर्चे की सेना पर भयंकर हमला कर रही थी। उत्तरी मोर्चे की सेना में लगभग 60 से 70,000 सैनिक थे। वे डार्क मून साम्राज्य की सेना से घिरे हुए थे और लगातार हमला कर रहे थे। पूरे घास के मैदान में खून की गंध फैल गई थी। मारना। लू मिंग दहाड़ा और शी नियानकी के साथ आगे बढ़ते हुए राख भेड़िए की सेना के 10,000 सैनिकों की ओर धावा बोल दिया। ओह, ये स्पष्ट था कि ग्रे वुल्फ आर्मी को भी लू मिंग और अन्य लोगों के बारे में पता चल गया था। उन्होंने अपनी पूरी ताकत जुटाई और उनकी ओर धावा बोल दिया। लेकिन आधे रास्ते में ही धूसर भेड़ियों की सेना ने खौफनाक चीखें मार डाली। ये क्या है? हे भगवान, ये तो खून जैसे लाल रंग का भेड़िया है। ये कैसे संभव है? ये सचमुच खून जैसे लाल रंग के शल्कों वाला भेड़िया है।
ये खून जैसे लाल रंग के शल्कों वाले भेड़ियों की सेना है। ग्रे वुल्फ आर्मी के अनगिनत लोग सदमे में आगे की ओर देख रहे थे। ओह, खून जैसे लाल रंग की खाल वाले भेड़िए ने जोर से दहाड़ लगाई, उसकी आंखें लाल थी और वह आगे की ओर दौड़ पड़ा। वो भूरे भेड़ियों की घुड़सवार सेना जिन भेड़ियों पर सवार थी, वे वास्तव में भयभीत होकर चीखने लगे और उनकी गति धीमी हो गई। धिक्कार है, हमला करो, हमला करो, डरो मत। ग्रे वुल्फ सेना के जनरल ने दहाड़ लगाई और उसके हाथ में मौजूद कृपाण ने ग्रे वुल्फों की त्वचा को काट दिया, जिससे खून बहने लगा। बाकी लोगों ने भी ऐसा ही किया और भेड़िए की खाल फाड़ दी। भेड़िया घायल हो गया और उसका उग्र स्वभाव जागृत हो गया। उसने अपने डर को दबाकर खून से लथपथ घुड़सवार सेना पर हमला कर दिया। मार डालो, इस ग्रे वुल्फ सेना का सफाया कर दो। लू मिंग दहाड़ा, उसकी आवाज में हत्या का इरादा साफ झलक रहा था। जब उसने अपनी सेना का नेतृत्व किया तो सबसे पहले उसका सामना धूसर भेड़ियों की सेना से हुआ। उस लड़ाई में उन्होंने छुपकर हमला किया था और संख्या बल में वे श्रेष्ठ थे। उस लड़ाई में उनके 2000 सैनिक मारे गए थे। लू मिंग अभी भी उस बात को लेकर दुखी था। अब जब उसने ग्रे वुल्फ घुड़सवार सेना का एक और समूह देख लिया था तो उसकी हत्या करने की मंशा स्वाभाविक रूप से तीव्र हो गई थी। मारना। बाकी के रक्तरंजित घुड़सवार सैनिक भी लू मिंग की तरह ही उत्तेजित थे। वे दहाड़ते हुए आगे बढ़े। टकराना। अंततः दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई। हालांकि दिखने में शक्तिशाली लगने वाली ग्रे वुल्फ घुड़सवार सेना खून से लाल रंग की घुड़सवार सेना के सामने टोफू की तरह कमजोर साबित हुई। जैसे ही दोनों सेनाएं आपस में भिड़ी, राख रंग की भेड़ियों की घुड़सवार सेना दो हिस्सों में बिखर गई। उनकी चीखें हवा में गूंज उठी। गर्जन। खून जैसे लाल रंग के शल्कों वाला भेड़िया अतुलनीय रूप से क्रूर था। एक दहाड़ के साथ उसने अपने पंजों से वार किया और राख के रंग के भेड़ियों की घुड़सवार सेना को दो टुकड़ों में फाड़ दिया। महज कुछ ही क्षणों में धूसर भेड़ियों की घुड़सवार सेना की संरचना को रक्त लाल घुड़सवार सेना ने दो हिस्सों में फाड़ दिया, जिससे हजारों लाशें बिखर गईं। मारना। लू मिंग ने अपनी दिशा बदल दी। 8000 खून जैसे लाल रंग के घुड़सवारों ने उसका अनुसरण किया और शेष राख रंग के भेड़ियों के घुड़सवारों की ओर धावा बोल दिया। यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें रोमांच का कोई नामोनिशान नहीं था। युद्ध शक्ति में अंतर बहुत अधिक था और यह पूरी तरह से एक तरफा नरसंहार था। अरे भागो, मदद करो, मुझे मत मारो, चल दर। राख रंग के भेड़ियों की घुड़सवार सेना दुख से करा उठी। निगलना। लू मिंग 9 ड्रैगन की रक्तरेखा को नियंत्रित करता था। उसकी बाईं हथेली में भयानक भस्म करने वाली शक्ति समाहित थी। उसकी बाईं हथेली एक ब्लैक होल की तरह थी, जो बहते हुए रक्त के सार को निगल जाती थी। वो जहां भी जाता, चाहे वो मनुष्यों का रक्त हो या भेड़ियों का, वो उसे ग्रहण करके शुद्ध कर लेता था। इस बार लू मिंग ने अपनी साधना को बढ़ाने के लिए आधी ऊर्जा को विभाजित कर दिया। हालांकि ग्रे वुल्फ घुड़सवार सेना व्यक्तिगत रूप से बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन संख्या बल के मामले में उन्हें फायदा था। उसकी साधना का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा था। मारना। मारना। रक्त जैसे लाल रंग की घुड़सवार सेना की चीखें आसमान को कंपा रही थीं, क्योंकि वे भूरे भेड़ियों की घुड़सवार सेना के जवानों की जान लेना जारी रखे हुए थे। यहां हुई हलचल ने स्वाभाविक रूप से दूसरी तरफ चल रही लड़ाई को भी सतर्क कर दिया। ग्रे वुल्फ सेना का विनाश होने ही वाला है। हमारी अतिरिक्त सेना आ चुकी है। उत्तरी सेना की ओर से एक जोरदार आवाज आई। जहां तक डार्कमून साम्राज्य की सेना की बात है, वे बेहद हैरान थे। ग्रे वुल्फ घुड़सवार सेना को तुरंत अतिरिक्त सैनिक भेजो, एक जनरल चिल्लाया। पल भर में 20,000 साधारण बख्तरबंद घुड़सवार लू मिंग और बाकी लोगों की ओर दौड़ पड़े। उन्हें मार डालो, उनका सफाया कर दो। लू मिंग दहाड़ा और 20,000 सैनिकों की सेना की ओर बढ़ने में अग्रणी भूमिका निभाए। खून जैसे लाल रंग के अन्य घुड़सवार सैनिक उनके ठीक पीछे पीछे चल रहे थे। इस समय ग्रे वुल्फ के 10,000 घुड़सवार लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। केवल कुछ 100 लोग ही बचे थे और वे सभी दिशाओं में भाग रहे थे। खून जैसे लाल रंग से रंगे घुड़सवारों ने एक बार फिर चाकू जैसी संरचना बनाई और दुश्मन की ओर धावा बोल दिया। इस बार तो मुकाबला और भी एक तरफा था। जैसे ही दोनों के बीच झड़प हुई, दुश्मन के 20,000 घुड़सवार सैनिक ढेर हो गए। खून जैसे लाल रंग के शल्कों वाले भेड़िए ने दहाड़ मारी और दुश्मन का घोड़ा कांप उठा। उसकी युद्ध शक्ति काफी कम हो गई। खून जैसे लाल रंग के शल्कों वाले भेड़िए ने अपने पंजे लहराए और कई घुड़सवार सैनिक टुकड़े टुकड़े हो गए। प्रतिरोध करने की कोई शक्ति न होने के कारण ये फिर भी एक नरसंहार था। सहायक सैनिकों के लिए संकेत भेजो। डार्कमून साम्राज्य की सेना से आक्रोश भरी दहाड़ सुनाई दी।
फिर आसमान में आतिशबाजी हुई, जिससे एक अमावस्या का चंद्रमा बन गया। भयंकर युद्ध जारी रहा। खून जैसे लाल रंग के शल्कों वाले भेड़िए ने पहली बार युद्ध में भाग लिया और अद्वितीय युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया। अपने से कई गुना बड़े शत्रु का सामना करते हुए उसने आसानी से शत्रु की युद्ध संरचना को तहस नहस कर दिया और शत्रु की घुड़सवार सेना का संहार कर दिया। हर जगह लाशें ही लाशें थीं, सचमुच हर जगह। युद्ध के बीच में लू मिंग की साधना में एक अभूतपूर्व प्रगति हुई और वह मार्शल पूर्वज क्षेत्र के दूसरे स्तर के मध्य चरण तक पहुंच गया। बूम बूम बूम। इसके कुछ ही समय बाद दुनिया में कंपन की एक कान फाड़ देने वाली आवाज गूंज उठी। दूर से एक बाघ की दहाड़ से आकाश कांप उठा। ये रक्तचंद्र का राक्षसी बाघ था। ब्लडमून की राक्षसी बाघ सेना उनकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। ब्लडमून डेमोनिक टाइगर्स की कुल संख्या 20,000 थी। पहले से मौजूद 10,000 के अतिरिक्त ब्लडमून डेमोनिक टाइगर सेना में कुल 30,000 लोग थे। मार डालो, उस रक्तरंजित भेड़ियों की सेना का सफाया कर दो। ब्लडमून राक्षसी टाइगर लीजन का नेता रक्त लाल कवच पहने एक सेनापति था। वो बेहद हट्टा कट्टा था और उसके हाथ में गदा थी। उसकी आभा पर्वत के समान शक्तिशाली थी। कितनी शक्तिशाली आभा है! ये तो 7वें स्तर के मार्शल पूर्वज की आभा है। लू मिंग की आंखों में एक चमक आई और गंभीरता का एक अंश दिखाई दिया। मारना! बिना किसी झिझक के लू मिंग ने 8,000 रक्त लाल लौह घुड़सवारों का नेतृत्व किया और 20,000 रक्तचंद्र राक्षसी बाघ सेना की ओर धावा बोल दिया। दोनों सेनाएं एक दूसरे के और करीब आती जा रही थीं। बदमाश, मर जा! रक्त से लथपथ सेनापति दहाड़ा और अपने हाथ में पकड़ी हुई गदा को लू मिंग की ओर पटक दिया। बूम बूम बूम। गदा जोर से नीचे गिरी और पूरा स्थान बुरी तरह हिल गया। सोने की आंख! एक विचार आते ही उसके बगल में मौजूद सुनहरी आंखों वाले खून के जोबी ने दहाड़ मारी और खून से लथपथ कवचधारी हटे कट्टे आदमी पर हमला कर दिया। धमाका धमाका। सुनहरी आंखों वाला रक्तरक्त शव और रक्त से सना कवचधारी सेनापति आपस में भिड़ गए, जिससे जोरदार गड़गड़ाहट हुई। वूश! लू मिंग ने अपने भाले से वार किया। वायु और अग्नि की शक्ति आपस में मिलकर विस्फोट हो गई। टकराना! लू मिंग के भाले ने 5वें स्तर के मार्शल आर्ट ग्रैंडमास्टर के दिल को भेद दिया और वह जमीन पर गिर पड़ा। लू मिंग तेजी से आगे बढ़ा और उसके रक्त के सार को ग्रहण कर लिया और उसे अत्यंत तीव्र गति से परिष्कृत किया। फिर उसने अपना लंबा भाला घुमाया। 100 मीटर लंबी भाले की रोशनी चारों ओर फैल गई और दर्जनों रक्तचंद्र राक्षसी बाघ घुड़सवार सैनिक उड़ गए। उनका मांस, खून, धातु के कवच और टुकड़े जमीन पर बिखर गए। मारना! दोनों पक्षों के बीच भीषण युद्ध छिड़ा हुआ था। ये लड़ाई बेहद क्रूर थी। धमाका धमाका। सुनहरी आंखों वाला रक्तलाश दहाड़ते हुए निर्भीक होकर रक्त कवच से लैस सेनापति पर हमला कर दिया। रक्त से लथपथ कवचधारी जनरल पूरी तरह से प्रतिकूल स्थिति में था। जानवर की हथेली! लू मिंग ने रक्त कवचधारी जनरल पर एक विशाल पशुवत हथेली फेंकी। शानदार राक्षसी हथेली! कुछ ही दूरी पर जी नियानकिंग ने भी हथेली से कुछ वार किए। उसके स्याही जैसे काले हथेली के निशान भी खून से लथपथ सेनापति की ओर लक्षित थे। बैंग बैंग। हालांकि रक्त कवचधारी सेनापति अत्यंत बहादुर था, फिर भी वो सुनहरी आंखों वाले रक्त जोबी के भयंकर हमलों का सामना नहीं कर सका। लू मिंग और शी नियानकिंग के हमलों के अलावा उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। वो खून थूकते हुए पीछे हट गया। ची ची! लेकिन सुनहरी आंखों वाले रेक्ट जॉम्बीज ने इस अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया। वो झपटा और उसके 10 नाखून तलवारों से भी तेज थे। उन्होंने पल भर में रक्त से लथपथ जनरल के कवच को टुकड़े टुकड़े कर दिया। लू मिंग तेजी से आगे बढ़ा और उसके रक्त का सार ग्रहण कर लिया। ये 7वें स्तर के मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट का रक्त सार था। यह वाकई बेहद चौंकाने वाला था। लू मिंग ने अपने अभ्यास को जारी रखा और उसकी साधना का स्तर तेजी से बढ़ने लगा। जनरल मारा गया! ब्लडमून की राक्षसी टाइगर लीजन के किसी सदस्य ने चिल्लाकर कहा। ब्लडमून की राक्षसी टाइगर सेना का सेनापति मारा गया था और उनका मनोबल बुरी तरह गिर गया था। वहीं दूसरी ओर रक्त लाल रंग की घुड़सवार सेना का मनोबल बढ़ गया था। जनरल तियान्यून अजेय है! जनरल तियान्यून अजेय है! रक्त जैसे लाल रंग से रंगे घुड़सवार सैनिक दहाड़ते हुए दुश्मन की ओर बढ़े। धीरे धीरे स्कारलेट राक्षसी बाघ सेना का पतन शुरू हो गया। युद्ध के मैदान में जीत और हार बाल बराबर के अंतर से तय हो सकती है। एक बार अगर यह ध्वस्त हो गया तो सेना को भूस्खलन की तरह हार का सामना करना पड़ेगा। मारना! खून से लाल रंग से रंगे घुड़सवार सैनिकों की आंखें खून से लाल हो गई थीं और वे उन्माद में दुश्मन पर टूट पड़े।
रुको रुको। ब्लडमून डेमोनिक टाइगर लीजन के एक उप जनरल ने हमले को रोकने और स्थिति को पलटने की कोशिश में दहाड़ लगाई। हालांकि ये सब व्यर्थ था। ब्लडमून डेमोनिक टाइगर लीजन की हार निश्चित थी। धमाका धमाका। दूर आकाश में कई धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। क्या? उस दिशा में देखते ही लू मिंग की आंखें बिजली की तरह चमक उठीं। आसमान में लगभग 12 मील दूर एक भीषण युद्ध भी चल रहा था। वो विशेषज्ञों का युद्ध क्षेत्र था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां लड़ने वाले सभी लोग मार्शल आर्ट के ग्रैंडमास्टर स्तर से ऊपर के विशेषज्ञ थे। आकाश में 40 से 50 लोग आपस में लड़ रहे थे। लू मिन को एहसास हुआ कि वास्तव में उनमें रहस्यमयी तलवार संप्रदाय और भूत चंद्रमा कृपान संप्रदाय के विशेषज्ञ भी शामिल थे। अन्य लोग निस्संदेह यून्यू साम्राज्य के शक्तिशाली स्तंभ थे। ये तो कियू युए है। लू मिंग ने अचानक भीड़ में एक परिचित चेहरा देखा। वो कियू युए थी। इतने लंबे समय तक उससे न मिलने के बाद ये स्पष्ट था कि कियू यू ने मार्शल आर्ट के ग्रैंडमास्टर स्तर को प्राप्त कर लिया था। हुआयंग, फिलहाल मैं खून से लथपथ घुड़सवार सेना की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूं। अचानक दूर से लू मिन की तेज चीख सुनाई दी। हुआयंग अचंभित रह गई। हालांकि उसे कारण समझ नहीं आया, फिर भी उसने तुरंत जवाब दिया, हाँ। युद्ध के मैदान में केवल आज्ञा का पालन करना होता था। ठीक है, मैं खून से लथपथ घुड़सवार सेना की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर छोड़ता हूं। लू मिंग ने कहा। अब इस लड़ाई में कोई रोमांच नहीं बचा था। लू मिंग को पूरा भरोसा था कि वह इसे हुआयंग पर छोड़ सकता है, जो सैन्य कमान संभालने की कला में माहिर थी। गोल्ड ने चलो चले। लू मिंग की आकृति पलक झपकते ही प्रकट हुई और वह रक्तरंजित भेड़िया राजा के शरीर से उठकर आकाश में उड़ गया। सुनहरी आंखों वाला रक्तरक्त शव लू मिंग के ठीक पीछे पीछे चल रहा था। 12 मील की दूरी पलक झपकते ही तय हो गई। कौन है भाई? जैसे ही लू मिंग वहां पहुंचा, डार्क मून साम्राज्य के एक विशेषज्ञ की निगाहें उस पर टिक गईं।